सभी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बच्चों। वेरी 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 गुड मॉर्निंग। सर आप 2 मिनट लेट हो गए, थोड़ा सा लेट हो गए। सर आशीष सर कहाँ है? ये कौन है? सर मैं ही हूँ। न्यू लुक न्यू लुक न्यू लुक। न्यू क्वेश्चंस को भी इतना अच्छे से पहचान लेते हो आप। सर आपने बच्चे कह रहे हैं सर आपने लुक चेंज क्यों कर लिया। सच बताऊं तो पिछले 20-25 दिन से ये कोशिश चल रही थी कि मैं वापस ओल्ड लुक पे आ जाऊं, बट टाइम नहीं मिलता। रोज 9 9:30 10 बज जाती है घर जाते जाते ऑफिस से। ऐसे ऐसे काम चल रहा होता है। चलिए बढ़िया। अभी हम शुरू करते हैं। कल वाली क्लासेस रिवाइज है हर एक बच्चे की। कल वाली क्लास रिवाइज है हर एक बच्चे की। बताओ 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 बताओ। नहीं की? नो 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 कर रहे हो? होमवर्क नहीं हुआ, रिवाइज नहीं की? क्यों, क्या कर रहे थे कल? क्या कर रहे थे? तो संडे करता हूँ रिवीजन। थोड़ी सी माइनर रिवीजन कर लिया करो पहले। माइनर रिवीजन ना पहले कर लिया करो, मेजर रिवीजन बाद में किया करो। माइनर मतलब ऊपर ऊपर से देख लिया एक बार क्या क्या पढ़ा हुआ है। एक बच्चा कह रहा है गर्लफ्रेंड को लेके घूम रहे थे। ऐसा ना हो कहीं घूमते ही रह जाओ। कहीं वो ही ना घुमा जाए। सर आपकी शादी हो गई? अरे कहाँ, 16 साल उम्र है यार मेरी। कहाँ शादी होगी? बाल विवाह कराओगे क्या? चलो शुरू करते हैं बच्चे। जल्दी जल्दी कल जो क्वेश्चन है हमारे खत्म करते हैं जो बचे हुए हैं। कल आपको होमवर्क भी दिया था मैंने। फिर हम, हमारे पास कुछ और बढ़िया क्वेश्चन है उनको उठाएंगे। आज की क्लास के लिए जो क्वेश्चन है हमारे, फिर उनको उठाएंगे। कल आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क दिए थे मैंने। उम्मीद करता हूँ कि वो होमवर्क आपने क्वेश्चन निपटा दिए होंगे अभी तक तो वो वाले। ये बहुत सिंपल सवाल था जो आपको दिया था मैंने, ये वाला कि मैन वुमेन चिल्ड्रन ने जो प्राइजेस जीते हैं। अरे मच्छर कहाँ से आ गए इस मौसम में। वो क्या कहते हैं यहाँ पे आपको? रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन हु वॉन द प्राइजेस इज 978। तो जो मैन वुमेन नंबर ऑफ पीपल की जो रेशियो है, मैन वुमेन और चिल्ड्रन की, वो 978 है। ठीक है, ये रेशियो। Average amounts of prizes won by men, women, and children is 16:20:15. Average amount of prizes, not total amount of prizes. Average amount of prizes मतलब total prizes जो मिले हैं men को divided by number of men, total prizes जो मिले हैं women को divided by number of women, and total prizes जो मिले हैं children को divided by number of children. तो उससे मिलते हैं average amount of prizes. ठीक है। कहता है द वुमेन हु वॉन द प्राइज इज 28। जो वुमेन है जिनको प्राइज मिली है वो 28 है। एंड द टोटल अमाउंट ऑफ ऑल द प्राइजेस इज इतना। फाइंड द एवरेज अमाउंट ऑफ प्राइज वॉन बाय चिल्ड्रन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, समझना मेरी बात ध्यान से, बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझना, पूरे फोकस के साथ। ठीक है, अगर आपको कोई बोले, देखो एवरेज जो होता है ना, एवरेज वो क्या होता है? सम ओवर एन। जब आप सम को एन से डिवाइड करते हो तो एवरेज आ जाता है। अगर आप इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सम कैसे आ जाएगा? एवरेज इंटू एन करके, कि एवरेज को एन से मल्टीप्लाई कर दो तो सम आ जाएगा।
तो एवरेज अमाउंट ऑफ प्राइसेस कितने हैं? एवरेज ऑफ द प्राइसेस की रेशियो है 16 20 15। एवरेज की रेशियो है 16 20 15। ठीक है, एवरेज की जो रेशियो है वो 16 20 15 है। और जो नंबर ऑफ पीपल की रेशियो, एन की रेशियो है वो 978 है। तो अगर आप मल्टीप्लाई कर दो एवरेज को एन से तो सम आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 144 इज टू 140 इज टू 120। ठीक है, 4 से काट दो इसको, 4 से काटोगे तो मिलेगा कितना? 36। 4 से काटोगे तो मिलेगा 35। 4 से काटोगे तो मिलेगा 30। ये आ गई रेशियो किसकी? ये आ गई रेशियो आपके पास टोटल नंबर ऑफ प्राइजेस की, सम ऑफ प्राइजेस की, टोटल नंबर ऑफ प्राइजेस की रेशियो आ गई। टोटल नंबर ऑफ प्राइसेस अगर आप देखोगे, सम ऑफ ऑल द प्राइसेस इज 40400। आप सम करोगे सबका तो आपको कितना मिलेगा? 71 एंड 30 यानी कि 101 यूनिट्स। टोटल प्राइसेस का सम आ रहा है 101 यूनिट्स, जो कि 40400 के बराबर है। 40400। तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 400। एक यूनिट की वैल्यू 400, हमें चिल्ड्रन का डेटा चाहिए, हमें चिल्ड्रन का डेटा चाहिए। तो एक यूनिट की वैल्यू 400, तो 30 यूनिट की वैल्यू 30 गुना 400 यानी कि 12,000। तो 12,000 रुपए के प्राइसेस मिले सारे के सारे चिल्ड्रन को। क्या हमने टोटल प्राइसेस बताने हैं? नहीं, हमने एवरेज नंबर ऑफ प्राइसेस बताने हैं, एवरेज अमाउंट ऑफ प्राइसेस बताने हैं। मतलब मुझे नंबर ऑफ चिल्ड्रन निकालने पड़ेंगे। तो मुझे पता है नंबर ऑफ वुमेन है 28, मतलब 7 यूनिट की वैल्यू है 28। तो एक यूनिट की वैल्यू हो गई 4, तो 8 यूनिट की वैल्यू 8 गुना 4 यानी कि 32 हो जाएगी, 32 हो जाएगी। तो भैया ऐसा है 12,000 प्राइसेस मिले हैं और 32 बच्चों को मिले हैं। तो एवरेज आप निकाल लो, यहाँ पे बड़े आराम से निकल रहा है। 8 से काटोगे तो 1500 आ जाएगी वैल्यू, 8 से काटोगे तो 4 आ जाएगी वैल्यू, 4 से काटोगे तो 375 आ जाएगी वैल्यू। 375 एवरेज प्राइसेस है, 375 एवरेज प्राइस है। किस किस बच्चे ने निकाल लिया था? होमवर्क दिया था आपको मैंने, पहला क्वेश्चन था ये होमवर्क का, आपका कर लिया था? पहला क्वेश्चन था होमवर्क का आपका, ये कर लेना चाहिए था, बहुत सिंपल सवाल था। एक बार रिपीट कर देता हूँ, एक बार रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं रिपीट कर देता हूँ। फोकस रखो मेरी तरफ, मेरी तरफ ध्यान रखो, जो मैं समझा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। आपको इस पूरे के पूरे सवाल में एग्जैक्ट वैल्यू क्या क्या दी हुई है? आपको एग्जैक्ट वैल्यू दी हुई है नंबर ऑफ विमेन की और टोटल अमाउंट ऑफ ऑल द प्राइजेस दिया हुआ है आपको। ठीक है, ये दो एग्जैक्ट वैल्यू दी हुई है। सबसे पहली लाइन में आपको नंबर ऑफ मेन विमेन एंड चिल्ड्रन की रेशियो दी हुई है। आपको पता है विमेन 28 है, तो 7 यूनिट की वैल्यू 28, तो एक यूनिट की वैल्यू 4, 8 यूनिट की वैल्यू 8 गुना 4, 9 यूनिट की वैल्यू 9 गुना 4, इंडिविजुअल वैल्यू निकल सकती है। ठीक है, उसके साथ ही आपको जो डेटा हुआ दिया हुआ है वो एवरेज अमाउंट ऑफ प्राइजेस का डेटा दिया हुआ है, एवरेज का डेटा दिया हुआ है। बच्चे एवरेज क्या होता है? सम ओवर एन, टोटल सम, सारा का सारा सम लो, उसको एन से डिवाइड कर दो तो एवरेज आ जाता है। बट हमारे पास एवरेज है, हमारे पास नंबर ऑफ पीपल भी है, अपने को सम चाहिए यहाँ पे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, एवरेज को एन से मल्टीप्लाई करते हो तो सम आ जाता है। ठीक बात है। एवरेज की रेशियो दी हुई है 16 20 15, नंबर ऑफ पीपल की रेशियो दी गई है 978, एवरेज की रेशियो दी हुई है 16 20 15, नंबर ऑफ पीपल की रेशियो दी हुई है 978, मल्टीप्लाई कर दोगे तो सम की रेशियो आ जाएगी, मल्टीप्लाई किया तो सम की रेशियो आ गई इतनी। मतलब सारे के सारे मेन को मिला है 36 यूनिट, सारी की सारी वुमेन को 35 यूनिट और सारे के सारे बच्चों को 30 यूनिट्स। टोटल सम देखोगे तो 101 यूनिट हो गया। किसके बराबर है वो? टोटल सम कितना है? 40,400। इक्वेट किया, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 400, 30 यूनिट की वैल्यू आ गई 30 गुना 400 यानी कि 12,000। तो 12,000 का प्राइस सारे के सारे बच्चों को मिला है। बच्चे कितने हैं? 32। तो एवरेज प्राइस जो बच्चों को मिला है वो कितना होगा? 12,000 बटे 32, काटा 375 आंसर आ गया। ये पहला सवाल था, बहुत अच्छे से मैंने 2 बार समझाया, उम्मीद करता हूं कि आप सबने कर लिया होगा। फिर कहता है 80 एम्प्लॉयज हैं, नीड्स इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर ईच डे, हर रोज उनको बराबर मात्रा में पानी चाहिए होता है। 80 के 80 एम्प्लॉयज को बराबर मात्रा में पानी चाहिए होता है। एक दिन कुछ एम्प्लॉयज एब्सेंट थे, जिससे कंजप्शन ऑफ वाटर जो थी वो डिक्रीज हो गई इस रेशियो में। मतलब 25 के स्क्वायर से, यानी कि 625 से वो हो गई 5 की पावर 5। एक काम करो ना, इसको वो कर दो ना, 25 जो होता है वो 5 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 25 जो होता है वो 5 का स्क्वायर होता है, 5 के स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ये हो गया बेसिकली 5 की पावर 4। तो 5 की पावर 4 ओवर 5 की पावर 5, तो ये आ गया बेसिकली 1/5। तो कह रहे कंजम्पशन ऑफ द वाटर इज डिक्रीज्ड इन द रेशियो 1/5, इज द रेशियो 1/5, या तो होना चाहिए 4/5/4। ये थोड़ा अजीब है, या तो 1/5 से डिक्रीज होगी, इन्होंने ढंग से लिखा नहीं, या तो 1/5 से डिक्रीज हुई होगी। 5 पे 1 घट के 4 हो जाएगी। ठीक है, 5 पे 1 घट के 4 हो जाएगी। तो आपसे पूछ रहा है कितने एम्प्लॉयज एब्सेंट होंगे, कितने एम्प्लॉयज एब्सेंट होंगे। ठीक है, अगर कंजम्पशन 5 से 4 हो गई है, कंजम्पशन 5 से 4 हो गई है, तो एम्प्लॉयज भी 5 से 4 हो गए होंगे। सिंपल सी बात है, क्योंकि सबकी इक्वल कंजम्पशन है। अगर कंजम्पशन 1/5 से कम हो गई है, एक तरीके से 1/5 आया ना, कंजम्पशन 1/5 से कम हो गई है, तो एम्प्लॉयज भी 1/5 से कम हो गए होंगे। 80 का 1/5 16 आ जाएगा। बस इतना ही था इसमें, तो और कुछ भी नहीं है। ठीक है, 80 का 1/5 16 आ जाएगा। ये मोस्ट प्रोबेबली ऐसे ही जाएगा, क्योंकि ना इसमें छोटा सा, मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्वेश्चन में क्या चीज होनी चाहिए थी, थोड़ी सी ठीक होनी चाहिए थी। जो क्वेश्चन में क्या होना चाहिए था, इसमें आपको डिक्रीज्ड बाय 1/5 आना चाहिए था, डिक्रीज्ड बाय। ठीक है, डिक्रीज्ड बाय आना चाहिए था इधर।
आज भी इसके इस फाइल के भी ना बहुत सारे क्वेश्चन पड़े हैं आपके भी, और दूसरी वाली फाइल के भी अभी बाकी है। इसको ऐसे करो, डिक्रीज्ड बाय कर दो, इन द रेशियो मत करो, इसका मतलब और होता है इन द रेशियो का, डिक्रीज्ड बाय कर दो। तो डिक्रीज्ड बाय 1/5। देखो सबकी इक्वल रिक्वायरमेंट है, सबकी इक्वल रिक्वायरमेंट है। तो अगर अगर पानी की कंजम्पशन 1/5 से रिड्यूस हो रही है, 1/5 से रिड्यूस हो रही है, मतलब 5 से 1 घट के 4 हो रही है, तो भैया एम्प्लॉयज भी 1/5 से रिड्यूस हो रहे होंगे, मतलब 80 का 1/5 यानी कि 16 लोग एब्सेंट होंगे। बस खत्म, इतना ही क्वेश्चन था। कह रहे एक पर्सन ने 60 कोट खरीदे 3 कलर के, लाल, नीला और काला। रेशियो ऑफ द these three coats, ratio between the number of coats bought by him is this, and the ratio between the cost of each red, blue and black coat is this. If he spent a total of this, find the cost of a blue color coat. ठीक है, एक ब्लू कलर कोट की आपको प्राइस बतानी है। बच्चे अब ये सवाल बहुत सिंपल सिंपल सवाल है, कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है। कह रहे जो खरीदे गए हैं कितने, 534 की रेशियो में। 534 में अगर आप 60 को बांटोगे तो कितना आएगा, 25, 15 और 20, ये रेशियो आ जाएगी। अगर 60 को आप ब्रेक करोगे, 534 में ब्रेक करना सीख चुके हैं, ठीक है। एक कोट के प्राइस की रेशियो क्या है, 12, 10, 12, 20, 15। एक कोट के प्राइस की रेशियो इतनी 12, 20, 15, और नंबर ऑफ कोट्स है 534। अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी, टोटल कॉस्ट आ गई 60, 60, 60। मतलब तीनों कोट्स के जो प्राइस की रेशियो है वो बराबर है, मतलब तीनों कोट्स के में जो खर्चा किया, टोटल खर्चा जो लाल कोट के लिए किया, टोटल खर्चा जो ब्लू कोट के लिए किया, और टोटल खर्चा जो ब्लैक कोट के लिए किया, वो बराबर है। तो इस 18,180 को 3 बराबर हिस्सों में बांट दो, ठीक है। कितना आ जाएगा, 6,060 रुपए आ जाएगा, 6,060 रुपए आ जाएगा, सिंपल। अब 6,060 रुपए आ गया, हर एक कोट का इतना ही है। ब्लू कोट का प्राइस कितना होगा, अब एक ब्लू कोट 15 कोट आते हैं इतने के, तो एक ब्लू कोट कितना आएगा, 404 रुपए का आएगा एक ब्लू कोट। ये सब होमवर्क के क्वेश्चन है, इसलिए टाइम नहीं दे रहा, सीधा सॉल्व करता जा रहा हूँ बच्चे, सीधा होमवर्क के सवाल है, इसलिए आपको टाइम नहीं दे रहा। आपको करने के लिए दिए गए थे घर से ही, उम्मीद करता हूँ करके आए होगे। आसान सवाल है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, किए हुए क्वेश्चन है। और अगर आप यहाँ पे कोई ऐसा बच्चा हो जिसने पहले की क्लासेस अटेंड नहीं की हुई, सीधा प्रीमियम क्लास में आया, पहले कभी नहीं पढ़ा हुआ, वो बिल्कुल नया बच्चा है, तो आज समझ नहीं आएगा बच्चे, मेरी स्पीड भी ज्यादा होगी आज, और आप बच्चों को यहाँ पे एक बेसिक नॉलेज की रिक्वायरमेंट भी होगी आज की क्लास को सॉल्व करने के लिए। कहते हैं कि वरुण ने 11,500 रुपए उसकी 6 बेटियों, 5 बेटों और 8 दोस्तों में बांटे। हर एक डॉटर को 3/4 मिला है उसके बेटे के मुकाबले, और हर एक दोस्त को 1/3 मिला है उसकी बेटी के मुकाबले। तो हर एक डॉटर का शेयर कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है वो, ठीक है। समझो मेरी बात को ध्यान से, बहुत ध्यान से। सबसे पहले एक एक पर्सन के शेयर का निकाल लो, डॉटर और सन। कह रहे डॉटर को सन का 3/4 मिला है, और फ्रेंड को 1/3 मिला है डॉटर का। तो यहाँ डॉटर के लिए 3 3 है दोनों जगह पे, तो ये मर्ज हो गया बड़े आराम से, SDF। तो सन का 4 है, डॉटर का 3 है, फ्रेंड का 1 है। ये तो शेयर है एक एक पर्सन का, एक एक पर्सन का ईच का शेयर है जो ये। एंड नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 6 डॉटर हैं, 5 बेटे हैं, 8 दोस्त हैं। मल्टीप्लाई कर दोगे तो 24, 15 और 8, इस रेशियो में टोटल पैसा बांटा जाएगा। तो 24, 15, 8, टोटल कितने हिस्से हो गए, 47 हिस्से हो गए टोटल, 47 हिस्से हो गए टोटल, 46 हुए हैं। 4 3 1 4 3 1 6 5 8 6 5 8 6 5 8 6 उल्टा लिख दिया ना मैंने, 5 6 8, क्योंकि डॉटर जो है, सन जो है वो 5 है, हमने पहले सन लिखा हुआ है। तो ये आ जाएगा 20, 18 और 8, ठीक है। तो कुल मिला के 46 हिस्से हो गए, 26 और 20, 46 हिस्से हो गए 46। तो 46 की वैल्यू है 115 और 0 0, 23 से काटोगे 2 बार कटेगा, 23 से काटोगे 500 बार, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 250। हमने बताना शेयर ऑफ ईच डॉटर, एक डॉटर को कितना मिल रहा है, 18 यूनिट, एक यूनिट की वैल्यू है 250। तो सारे के सारे डॉटर्स को इतना मिल रहा है, और डॉटर्स हैं कितनी, 6। तो हर एक के हिस्से में कितना जाएगा, हर एक के हिस्से में 750 रुपए जाएंगे, ईच डॉटर के हिस्से में 750 रुपए जाएंगे। सारे क्वेश्चन सेम कॉन्टेक्स्ट पे बेस्ड है। अब पिछले तीनों क्वेश्चन एक ही कॉन्टेक्स्ट पे बेस्ड है, एक ही तरह के सवाल हैं तीनों के तीनों। बोलो सारे बच्चे बोलो, तीनों सवाल एक ही तरीके के हैं सर। फॉर्मूला बेस्ड, अंडरस्टैंडिंग वाला उसको कह सकते हो आपकी, एक रिलेशन है, एक रिलेशन बेस्ड है। हमको पहले पता चला कि एक डॉटर और सन की रेशो शेयर की कितनी है, एक फ्रेंड और एक डॉटर की रेशो कितनी है शेयर की, उनको मर्ज किया तो ये रेशो आ गई 4:3:1। तो हर एक सन को, हर एक डॉटर को और हर एक फ्रेंड को कितना कितना मिलेगा ये पता लग गया। डॉटर कितनी है, सन कितने, फ्रेंड कितने, यहाँ डाल दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल शेयर का ये हिस्सा होगा, टोटल शेयर का ये हिस्सा होगा। तो टोटल शेयर का ये हिस्सा होगा, तो हमने देखा भैया इतने हिस्सों में बांट दो। कहने को भी आप 2 से काट भी सकते हो, 10, 9 और 4 आ जाएगी वैल्यू, 23 यूनिट आ जाएगी, सीधा 23 यूनिट से सीधा 500 बार काट देना, बात वही बन जाएगी। घूम फिर के आना ऊपर 4500 ही है, जिसको 6 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 750। तो हर एक डॉटर के हिस्से में 750 रुपए जाएंगे। क्लियर है, बोलो क्लियर है ना, पक्का। ये कॉइन वाला क्वेश्चन कहा था मैंने, होमवर्क है घर से करके आना, मैं कराऊंगा नहीं, बट अभी मैं करा देता हूँ, फ्लो बना हुआ बढ़िया, आप करा देता हूँ मैं।
ठीक है, कहता है 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्कों की रेशियो 10:9 है और 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों की रेशियो 27:25 है। तो ये 9 है, इसको इधर 27 से सेम बना लो, 3 से गुना कर दिया, इसको भी 3 से गुना कर दिया, तो नंबर ऑफ कॉइन्स की रेशियो आ गई 30, 27 और 25। 30 कॉइन्स है 1 रुपए वाले, ठीक है, ये 2 रुपए वाले हैं और ये 5 रुपए वाले हैं। तो मान लो 30x कॉइन्स हैं, 27x कॉइन्स हैं और 25x कॉइन्स हैं, मल्टीप्लाई करोगे तो इधर 30x रुपीज हो गए, इधर 54x रुपीज हो गए और इधर 125x रुपीज हो गए। ठीक है, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 209, 209x आ गई वैल्यू। ठीक है, इनका सबका जब सम करोगे तो 8360। तो ये तो कराया हुआ क्वेश्चन लग रहा है, एग्जैक्टली सेम सेम नंबर है ना। x की वैल्यू 40 आ गई, x की वैल्यू 40 आ गई, तो टोटल कॉइन्स कितने आ गए, टोटल कॉइन्स आ गए 82, 82x, तो उसका 40 गुना करोगे तो 328 एंड शून्य 3280 कॉइन्स आ गए। ठीक है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपको होमवर्क दिया था मैंने। देखो PQR को कुछ कुछ पैसा दिया, सुनना मेरी बात ध्यान से, फोकस इधर ही रखना है। कहता है PQR को 810 रुपए दिए, सम ऑफ 810 रुपीज दिए, हमें नहीं पता किसको कितने कितने दिए, सुनो तो सही, फोकस इधर ही। मान लो P को कुछ दिए, Q को कुछ दिया, R को कुछ दिए। ठीक है, कहता है कि अगर हम 29 P का रिड्यूस कर दें, 43 Q का रिड्यूस कर दें और 54 R का रिड्यूस कर दें, 29 इसका रिड्यूस कर दिया, 43 इसका रिड्यूस कर दिया और 54 इसका रिड्यूस कर दिया, तो हमें क्या मिलेगा, हमें जो रेशियो मिलती है वो मिलती है 568 की, 568 की रेशियो मिलती है। बच्चों अगर 29 इसका रिड्यूस हो जाए, 43 इसका रिड्यूस हो जाए, 54 इसका रिड्यूस हो जाए, तो टोटल सम कितना रिड्यूस हो गया, 29 प्लस 43 प्लस 54, इतना सम रिड्यूस हो गया। तो 110 और 7 और 9 16, 126 रिड्यूस हो गई वैल्यू, इन तीनों का सम आएगा 126। 126 अगर रिड्यूस हो गई वैल्यू तो कितनी आ जाएगी, 110 घटाओगे तो 700 आ गई वैल्यू और 16 और घटा दो 684 आ गई वैल्यू। तो इतना घटाने के बाद 684 आ रही है वैल्यू। अगर आप इस 684 को 5, 6 और 8 की रेशियो में यानी कि 19 पार्ट्स में ब्रेक कर दोगे तो आपको कितना मिलेगा, 19 पार्ट्स में अगर आप इसको ब्रेक कर दोगे तो आपको कितना मिलेगा, 19 दिया 57, 19 का 6 गुना 114। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 36 आ गई, तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 गुना 36 यानी कि 180 आ जाएगी। तो 180 रुपए पी को मिलेंगे, हमसे पूछ रहा है पी का इनिशियल शेयर कितना है, तो 180 में से 29 घटा दो, सॉरी 180 में 29 जोड़ दो, 209 रुपए मिलेंगे, 209 में से 29 गया 180 आ गया। करा था ये, बोलो 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 मेरे भाई। एक बच्चा कहता है सर रेशियो में ब्रेक करना बता दो, शाबाश बच्चे, फर्स्ट क्लास में बताया मैंने, आप सीधा फोर्थ क्लास में आए हो रेशियो के, सीधा फोर्थ क्लास में आए हो बच्चे, अब ये फोर्थ क्लास है रेशियो की। रिक्वेस्ट वाली बात है बच्चे, माना करो आप मेरी बात को, मेरी बात नहीं मानोगे फिर आप किसको बाद में कहोगे कि सर आपने तो कहा था सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरी बात मानो फिर कहना मेरे को, फिर मैं खुलेआम सुनूंगा। 810 रुपए बांटे, कुछ पी को दिया, कुछ क्यू को दिया, कुछ आर को दिया, पता नहीं कितना कितना दिया। फिर कहता है पी के 29 रुपीज घटा दो, क्यू के 43 घटा दो और आर के 54 घटा दो, तो इसके इतने घटा दिए, इसके इतने घटा दिए, इसके इतने घटा दिए, तो टोटल कितने घट गए, 29 प्लस 43 प्लस 54 यानी कि 126 घट गए, मतलब 684 रह गए। कहता है ये घटने के बाद जो इनके पास पैसा बचा उसकी रेशियो जो है 568 है। अच्छा, तो 684 रुपीज को मैं 568 की रेशियो में बांट सकता हूँ, क्योंकि घटने के बाद तो 684 ही आएगा। बांट दिया 684 यानी ये 564 यानी कि 19 पार्ट्स में बांटना पड़ेगा 684 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 36 आ जाएगी और 5 यूनिट की वैल्यू 5 इंटू 36 यानी कि 180 आ जाएगी। तो 29 डिग्रीज होने के बाद ये वैल्यू 180 हुई है, तो पहले कितनी थी 180 प्लस 29 यानी कि 209। सो द आंसर विल बी सी ऑप्शन 209। चलो ये कराता हूं मैं, फिर आगे आपको दूंगा हर एक बच्चे को क्वेश्चन और फिर आप सॉल्व कीजिएगा। वो कहता है 4500 रुपए डिवाइड किए एबीसी में इस रेशियो में जो कि बताया नहीं। इफ द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ ए एंड बी इज 300 फाइंड द डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी। तो बहुत आसान सवाल है। ए और बी का डिफरेंस कितना है, ए और बी की रेशियो 5 और 6 है। ठीक है, ए और बी की रेशियो क्या है 5 और 6, 5 और 6 का डिफरेंस है 300, तो ये 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 300। तो 5 यूनिट की वैल्यू 3 गुना 300 गुना 5 और 300 गुना 6 1800, तो इन दोनों को मिलके मिल गया 3300। 4500 में से 3300 गया, बच गया 1200, वो सी को मिलेगा। तो हमसे पूछ रहा बी और सी का डिफरेंस, तो बी और सी का डिफरेंस आ जाएगा 600। ये तो बहुत आसान सवाल था, ये बस वाई तो वैसे ही दिया हुआ था मजे लेने के लिए। रेशियो ऑफ ए बी सी इज दिस, if the amount of B is 2500 more than A and 1500 more than C, find the total of A, B, C has। ये करके दिखाओगे सारे बच्चे।
वेरिएबल ना आपको डरा देता है, तो आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हो ना तो आप नहीं घबराएंगे। वो क्या बोलता है, बी के पास जो पैसा है ना वो 2500 ज्यादा है ए से एंड 1500 ज्यादा है सी से। ठीक है, बढ़िया। आप मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ कि ए के पास जो पैसा है अगर मैं उसको मान लूं कि वो ए के ही बराबर है, या सॉरी बी के पास जो पैसा है उसको मान लूं कि बी के बराबर है, क्योंकि बी से कंपैरिजन है ना, तो बी वाला पैसा 2500 ज्यादा है ए से, तो ये होगा बी माइनस 2500। ठीक बात है। और ये जो बी के पास पैसा है ये 1500 ज्यादा है सी से, तो 1500 का कितना होगा, बी माइनस 1500। ठीक है। इस रेशियो को देख के क्या पता लग रहा है आपको, इस रेशियो को देख के क्या हमें ये नहीं पता लग रहा कि जितना पैसा ए और सी के पास है एक्स प्लस वाई, उतना पैसा अकेले बी के पास है। क्या ये हमें पता नहीं लग रहा है यहाँ से रेशियो से? बिल्कुल लग रहा है। तो इन दोनों का सम अगर आप करोगे तो मिलेगा 2b माइनस 4000। तो ये अकेला बी के पास है, तो इधर से बी की वैल्यू 4000 आ गई। बी की वैल्यू 4000 आ गई तो बस बात खत्म। बी की वैल्यू 4000 और इन दोनों का सम 4000, तो 8000 आ जाएगा सीधा। या फिर निकाल लो, बी 4000 में से 1500 गया, 4000 में से 2500 गया, सो द आंसर इज 8000। हाँ जी, क्या बोलती है पब्लिक? क्या हम घबराएंगे वेरिएबल को देख के? नहीं घबराएंगे। पेन भी नहीं उठाया, बस यही तो चाहिए मुझे कि आपने पेन भी नहीं उठाया। एक बच्चा कहता है सर आपने मीठा छोड़ने के लिए कहा था, हमने तो बिस्किट खा लिया आज। बस आज से डे 1 फिर से शुरू हो गया, फिर कल से डे 1 शुरू हो जाएगा फिर से। 14 दिन लगातार छोड़ के दिखाओ तो मानो। तो एक बार सुनो दोबारा से ध्यान से। एबीसी की जो रेशियो है वो एक्स, एक्स प्लस वाई और वाई है। ठीक है। बी का 2500 ज्यादा है ए से और 1500 ज्यादा है सी से। हमने बी का माना इतना है, तो ये 2500 ज्यादा है ए से, तो ए का होगा बी माइनस 2500। और सी का जो है 1500, सी से 1500 ज्यादा है बी का, तो सी का हो गया बी माइनस 1500। ठीक है। अब हमें इस रेशियो में क्लियरली दिख रहा है कि एक्स और वाई का जो सम होगा, यानी कि ए और सी के जो शेयर का सम होगा वो बी के बराबर होगा। तो ए प्लस सी जो होगा बी के बराबर होगा। तो ए प्लस सी कितना है, बी माइनस 2500 और बी माइनस 1500 का सम इतना है, ये इसके बराबर होगा। तो इधर से बी की वैल्यू 4000 आ गई, बी की वैल्यू 4000 और इन दोनों का सम भी 4000 होगा, ये हमें पता है। तो बस बात खत्म। 4000 प्लस 4000 8000। इंडिविजुअली निकालना चाहते हो तो बी की वैल्यू पुट करके निकाल दो। अगला क्वेश्चन करेंगे। कह रहे हैं एक फेयर है, टैक्सी का जो फेयर है ना वो कैलकुलेट होता है एक फिक्स्ड प्राइस से और एक सर्टेन अमाउंट ऑफ किलोमीटर ट्रेवल से। तो उस हिसाब से कुछ कुछ क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, बताओ कि कितना किराया बनेगा 36 किलोमीटर जाने का। जल्दी बताना, देर नहीं लगाना। देखो समझो ध्यान से। कह रहा है फिक्स्ड अमाउंट जो है ना, हम कहता है क्या होता है कि देखो आपने एक चीज नोटिस की हो, कभी कभी आपने ओला उबर की है ना, तो ओला उबर में क्या होता है, अगर आप ओला कर लेंगे ना तो एक मिनिमम पेमेंट तो है ही, चाहे आप ओला में बैठ के ना अगली गली में उतर जाओ। ठीक है। ओला में बैठो और अगली गली में उतर जाओ, 200 मीटर बाद उतर जाओ, एक मिनिमम पेमेंट तो होगी ही, करनी ही पड़ेगी। और उसके बाद एक एक्स्ट्रा पेमेंट होती है जो दूरी के हिसाब से तय होती है, कितने दूर जाना है, 1 किलोमीटर के इतने पैसे, 2 किलोमीटर के इतने पैसे, तो ऐसे फिक्स रहता है। तो एक फिक्स पेमेंट तो होगी होगी। मान लो हम फिक्स पेमेंट को मान लेते हैं एफ, और जो किलोमीटर के हिसाब से पेमेंट होती है ना उसको मान लेते हैं एक्स। तो कोई 1 किलोमीटर गया तो उसको एक्स रुपीज देने हैं, कोई 2 किलोमीटर गया तो उसको 2x रुपीज देने हैं, कोई 3 किलोमीटर गया तो उसको 3x रुपीज देने हैं, जो कोई 4 गया तो उसको 4x देने हैं, कोई 5 गया तो उसको 5x देने हैं, कोई 6 गया तो उसको 6x देने हैं, कोई 7 गया तो उसको 7x देने हैं, कोई 8 गया तो उसको 8x देने हैं। ठीक है, ऐसे रहेगा। ठीक है। तो पहले केस में अगर आप देखोगे फिक्स पेमेंट तो पहले केस में भी रहेगी, सेकंड केस में भी रहेगी, दोनों केस में फिक्स पेमेंट तो रहेगी रहेगी। ठीक है। उसके बाद उसने 28 किलोमीटर तय किया, 1 किलोमीटर के एक्स रुपीज, तो 28 किलोमीटर के 28x रुपीज हो गए। दूसरे केस में उसने 48 किलोमीटर तय किया, तो 1 किलोमीटर के एक्स रुपीज, तो 48 किलोमीटर के 48x हो गए।
पहले केस में 780 रुपीज पे किए हमने, दूसरे केस में 1080 रुपीज पे किए हमने। बढ़िया। इस इक्वेशन में से इसको घटा दो, f से f कट जाएगा, 20x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 300, तो x की वैल्यू आ गई 15, x की वैल्यू क्या आ गई बच्चे 15। अब x की वैल्यू को पुट कर दो यहाँ पे, x की वैल्यू को 15 पुट कर दिया आपने, कितनी आ जाएगी वैल्यू 420, इधर 15 पुट किया ना आपने तो आपको मिल गया 420, तो f प्लस 420 इज इक्वल टू 780, तो f की वैल्यू कितनी आ गई 360 आ गई। तो फिक्स्ड पैसा जो लगेगा वो लगेगा 360 रुपए। चाहे आप ऐसे करो, इधर x की वैल्यू इधर पुट कर दो, इधर पुट करते तो आता 720, x को 15 पुट करते 720 आता, इधर घटा दोगे तो इधर भी 360 आएगा, तो फिक्स पेमेंट जो आएगी वो 360 आएगी और पर किलोमीटर की पेमेंट आएगी 15 रुपए। तो कह रहा है अभी किसी ने अगर 36 किलोमीटर जाना हो तो उसको कितना पैसा पे करना पड़ेगा, देखो फिक्स पेमेंट तो देनी पड़ेगी, उसके बाद 1 किलोमीटर के 15 रुपए होते हैं, तो 36 किलोमीटर के 36 इंटू 15 यानी कि क्या करोगे आप इसके अंदर 540 रुपए। सो 360 रुपए प्लस 540 रुपए, मतलब एक तरीके से पूरे के पूरे 900 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे, 900 रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर एक्स प्लीज, सर प्लीज 2500 भी तो कर सकते हैं ना, या फिर प्लीज 1500 कर दो, दो इक्वेशन बनेंगी। तो शिवानी वो तो फिर लेंथी काम है ना, आप एक सवाल को 10 तरीके से बना सकते हो, बट ऐसे तरीके मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा जिसके अंदर इररिलेवेंट टाइम वेस्ट होता हो। ठीक है, आपको मैं कराऊंगा, बेसिक वाला तरीका भी कराऊंगा, ठीक है, बट वही बात है कि वो इतना भी नीचे नहीं जाना ना जो बिल्कुल ऐसे लेवल पे चले जाएं जिसका मतलब ही ना बने। ठीक है, समझ गए। तो एक बार सुनो मेरी बात ध्यान से, सारे के सारे बच्चे पूरे फोकस के साथ सुनो, एकदम अच्छे से आराम से। हमने माना है यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट, देखो यहाँ पे एक तो फिक्स कॉस्ट है और एक वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है और वेरिएबल कॉस्ट है। हमें पता है कुछ पैसा फिक्स देना पड़ेगा और कुछ पर किलोमीटर के चार्जेस होंगे। फोकस मेरी तरफ रखो, हमने मान लिया जो फिक्स पैसा है वो एफ है और जो किलोमीटर के हिसाब से बढ़ता जाएगा वो एक्स रुपीज है। ठीक है, तो ये पर्सन गया 28 किलोमीटर, तो इसको फिक्स पैसा देना पड़ेगा, प्लस हर किलोमीटर के एक्स रुपीज देने पड़ेंगे, तो 28 किलोमीटर के 28x, इसने पैसा दिया 780, इक्वेट कर दिया। दूसरी बार कोई पर्सन 48 किलोमीटर गया तो फिक्स पैसा कितना हो गया, ठीक है इतना हो गया फिक्स पैसा 48, एफ प्लस 48, फिक्स पैसा एफ हो गया, प्लस साथ में वो 48 किलोमीटर गया तो 48x देना पड़ेगा उसको एक्स्ट्रा, तो वहां पे 1080 रुपीज हो गए। इनको ऐड कर दिया मैंने, इनको इनको सॉरी सबट्रैक्ट कर दिया, तो एफ से एफ कट गया, इधर 20x आ गई वैल्यू, x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 15, x की वैल्यू 15 आ गई, x की वैल्यू 15 यहाँ पुट कर दी, f की वैल्यू आ गई यहाँ से 360। अब आप कितने मर्जी किलोमीटर का निकाल लो, आपने देखा कि फिक्स्ड कॉस्ट 360 रुपए वो तो देनी पड़ेगी, फिर 36 किलोमीटर जाना है तो 36 किलोमीटर के हर एक किलोमीटर के 15 रुपए यानी कि 540 रुपए देने पड़ेंगे, 36 इंटू 15 यानी कि 900 रुपए बन गए। इसके अलावा आप ऐसे भी कर सकते थे कि बच्चे यहाँ पे एक पर्सन ऑलरेडी जा रहा है, ऑलरेडी एक पर्सन 28 किलोमीटर जा रहा है, एक पर्सन ऑलरेडी 28 किलोमीटर जा रहा है और वो पैसा कितना पे कर रहा है, वो 780 रुपीज पे कर रहा है। अब ये जो पे कर रहा है ना, इसमें फिक्स कॉस्ट जो थी वो तो आई गई, साथ में उसके किलोमीटर के कॉस्ट भी आ गए। ठीक है, अब हमने जो क्वेश्चन पूछा उसने वो 36 किलोमीटर का पूछा, तो बेसिकली हमने 8 किलोमीटर और तय कराना है, तो 1 किलोमीटर के 15 रुपए बनते हैं, तो 8 किलोमीटर के 120 रुपए बनेंगे, तो वो 120 रुपए और दे देगा, 900 रुपए में घुमाएगा। ठीक है, तो 780 रुपए प्लस 120 रुपए 900 रुपए। अब यहाँ पे क्या सिर्फ 8 किलोमीटर का हमने किलोमीटर कॉस्ट ऐड किया, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो इसके अंदर ऑलरेडी है ही, 360 इसके अंदर फिक्स कॉस्ट तो ऑलरेडी पड़ी ही है, तो उसकी जरूरत नहीं है। तो हमने सिर्फ किलोमीटर की कॉस्ट 15 8 120 और ऐड कर दी, 900 रुपए आ गया आंसर। तो इसको हम स्मार्ट अप्रोच बोलेंगे इधर। क्लियर है, या फोकस बिल्कुल भी नहीं है, बताओ बताओ बताओ। सर चार्ज अलग अलग भी तो हो सकता है, वो तो फिर बताएगा ना, वो चार्ज अलग अलग होगा तो, चार्ज अलग अलग होगा तो वो बताएगा भी तो सही ना। सर 15 कहां से आया, वेरी गुड बच्चे वेरी गुड, इधर से आया, इसमें से इसको घटाओगे। बच्चे एक बात बताओ, आपको क्या लगता है कि इस क्लास में आने के बाद कोई सर जड़ी बूटी देते हैं, वो जड़ी बूटी खाते सिलेक्शन हो जाता है? सर हमने सुना है, सर आशीष सर से पढ़ते हैं ना, सिलेक्शन हो जाता है। हमने सुना हमारे फलाने वाले भैया का हुआ, हमारे फलाने वाले दोस्त का हुआ, हमारे भैया के दोस्त का हुआ, हमारे पड़ोसी का हुआ, हमारा इसका हुआ, हमारा उसका हुआ, हमने यूट्यूब पे देखा, हमने इधर देखा उधर देखा कि आशीष सर से पढ़ लो वो संभाल लेंगे। तुम ये सुन के आए हो और तुमको लगा भी होगा क्या पता कोई जड़ी बूटी देते होंगे आशीष सर, नहीं देते कोई जड़ी बूटी। फोकस होना जरूरी है, जब तक पढ़ोगे नहीं कोई पढ़ा नहीं सकता। ठीक है, पानी का ग्लास होता है ना, पानी का ग्लास जो होता है, अगर ये सीधा है ना, सीधा है तो इसमें कुछ डाला जा सकता है, पर अगर ये उल्टा है ना तो इसमें कुछ नहीं डाला जा सकता। अगर आप ऐसे बैठोगे क्लास में, कैसे, ऐसे ऐसे बैठोगे क्लास में, इसको मैं नहीं भर सकता, आपको इसको ऐसे बैठना पड़ेगा, फिर बारिश हो रही है भरा जाएगा। समझ रहे हो? अब कई बच्चे अगर इतना फोकस रख के बैठे हैं कि वो बार अभी 2 बार एक्सप्लेनेशन करने के बाद कहां से आया, तो मैं क्या बोलूं उसको, क्या बोलूंगा उसको। अब एक बच्चा जो क्वेश्चन है उसको उठाता हूं, एक बच्चा कहता है सर ऐड क्यों नहीं किया, सब्ट्रैक्ट क्यों किया? सवाल मत पूछो, कर दो। आप पूछ रहे हो ऐड क्यों नहीं किया,
सब्ट्रैक्ट ही क्यों किया? सवाल नहीं आना चाहिए ये। कर दो आप ऐड कर दो, ऐड करोगे 2f आ जाएगा, 76 आ जाएगा, इन दोनों का सम आ जाएगा। कुछ निकला उससे? नहीं निकला। बट अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये खत्म हो जाएगा, सिर्फ x बच जाएगा और निकल जाएगा। तो सवाल नहीं पूछना, करके देख लो। सर ने नहीं किया, मैं करके देखता हूं, नहीं हुआ ना, समझ आ गया फिर सर ने क्यों नहीं किया? समझ गए? सर ये मेंस है, नहीं अभी नहीं आया मेंस, अभी तो ये प्री ही है। ये क्वेश्चन करो, अच्छा अच्छा सवाल है, बहुत बार पूछता है ये, हर पेपर में पूछता है, कहाँ बैंक कहाँ एसएससी, हर पेपर में आ जाता है सवाल। जल्दी बनाओ। A cat runs 30 steps for every 26 steps taken by a mouse. एक बिल्ली एक चूहे के द्वारा उठाए गए हर 24 कदमों के लिए 30 कदम दौड़ती है। मतलब एक तरीके से जितनी देर में, इसका कहने का मतलब है जितनी देर में माउस की तरफ से 24 स्टेप्स उठाए जाते हैं, 24 कदम उठाए जाते हैं, उतनी देर में कैट 30 स्टेप्स उठा लेती है। ये भी ठीक है। जितनी देर में एक चूहा 24 कदम रखता है, उतनी देर में एक कैट जो है वो 30 कदम रखती है। उतनी देर में, जितनी देर में, उतनी देर में, तो मैं कह सकता हूं कि इधर 30 स्टेप्स पर आवर हो रहे हैं, इधर 24 स्टेप्स पर आवर हो रहे हैं। ऐसा कर दो, कुछ भी लिख दो, जितनी देर आप पर मिनट लिखना चाहो पर मिनट लिख सकते हो, पर सेकंड लिखना चाहो पर सेकंड लिख सकते हो। ठीक है, तो इधर 30 स्टेप्स हो रहे हैं, इधर 24 स्टेप्स हो रहे हैं। मान लो कैट के एक स्टेप में ना c डिस्टेंस कवर होता है और माउस के एक स्टेप में m डिस्टेंस कवर होता है। तो ये इनकी, इसकी स्पीड आ गई 30c पर आवर, इसकी स्पीड आ गई 24m पर आवर। ठीक है, ये स्पीड आ गई एक तरीके से, सही बात है, स्पीड आ गई। अभी जो स्पीड आ गई एक तरीके से, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उसके बाद अभी हम इसकी रेशियो तो नहीं निकाल सकते ना, क्योंकि ये c वेरिएबल में है, ये m वेरिएबल में है। ठीक बात है। फिर वो क्या कहता है आपको, फिर वो कहता है कि 15 स्टेप्स ऑफ कैट, कैट के 15 स्टेप्स इज इक्वल टू माउस के 20 स्टेप्स। ठीक बात है, ये भी सही है। तो रेशियो निकालोगे 5 से 3c 4m, तो 3c जो है वो 4m के बराबर है। बच्चे 3c अगर 4m के बराबर है तो 30c 40m के बराबर होगा। तो 40m इज टू 24m। स्पीड की रेशियो क्या आ गई? अगर आप इसको काटोगे 8 से तो आपको 5 और 3 की रेशियो मिल जाएगी। खत्म सवाल। यही बस, इतना ही था, और कुछ था ही नहीं, और कुछ था ही नहीं, इतना ही सवाल था। एक बार दोबारा बताता हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आता है पेपर में। कहता है अ कैट, मेरी तरफ ध्यान रखो, कहता है अ कैट, एक कैट 30 स्टेप चलती है हर 24 स्टेप में जो एक माउस लेता है। माउस अगर 24 स्टेप लेता है तो कैट उतनी देर में 30 स्टेप्स लेती है। एक माउस अगर 24 स्टेप्स लेता है तो कैट उतनी देर में 30 स्टेप्स लेती है। एक माउस, सुनना मेरी बात, एक माउस जितनी देर में 24 स्टेप लेता है, एक कैट उतनी देर में 30 स्टेप लेती है। जितनी देर में, उतनी देर में, मैंने क्या बोला लाइन में, जितनी देर में एक माउस 24 स्टेप लेता है उतनी देर में कैट 30 स्टेप लेती है। कैट के 30 स्टेप, उतनी देर में माउस के 24 स्टेप। तो उतनी देर में, जितनी देर में, कोई देर तो माननी पड़ेगी ना, या तो सेकंड मान लो, या मिनट मान लो, या आर मान लो। तो मैंने आर मान लिया, चलो, कि वो 30 स्टेप्स पर आर, 24 स्टेप्स पर आर। तो स्पीड आ गई एक तरीके से, भाई पर आर में इतने स्टेप्स, इधर पर आर में इतने स्टेप्स, बढ़िया। बट हम इनकी रेशियो नहीं निकाल सकते स्पीड की, क्योंकि यहाँ वेरिएबल सी है, यहाँ वेरिएबल एम है। सही बात है, बहुत बढ़िया। उसका सॉल्यूशन इसने अगली लाइन में कर दिया। कहता है 15 स्टेप कैट के, 15 स्टेप कैट के और 20 स्टेप माउस के बराबर है। रेशियो निकालोगे तो 3c इज इक्वल टू 4m आ गया। मतलब 3c की जगह 4m लिख दो। 3c अगर 4m के बराबर है, 10 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 30c 40m के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो 30c की जगह मैंने 40m रख दिया, तो 40m और 24m की रेशियो क्या आ जाएगी, 5:3। स्पीड की रेशियो 5:3। या फिर आप एक काम और भी कर सकते थे इसमें, एक काम और भी कर सकते थे। क्या कर सकते थे एक और काम, कि आपको पता है c बाय m की रेशियो क्या आ जाएगी, 4/3। तो c को रख दो 4 और m को रख दो 3। बस ये भी ठीक है, 6 बार कट गया।
10 बार कट गया, 2 से काटा तो 5 3 की रेशो आ गई। 6 सी को 4 और एम को 3 भी रख सकते थे इस सवाल में, तो बहुत अपने आप में क्लासिक सवाल है। करेक्ट, बहुत प्रीमियम, एक प्रीशियस मेटल है जिसका वैल्यू देखोगे ना, वैल्यू यहाँ पे कीमत की बात हो रही है, उसके यहाँ पे कीमत की बात हो रही है, धातु के मूल्य की बात हो रही है। वैल्यू मतलब मूल्य है, कीमत कहते उसकी कीमत जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ इट्स वेट के। If it is divided in 3 pieces, weight of the weights in the ratio 5:4:6, thus a loss of 7400 is incurred. Find the value of original piece of metal. ये आपने बताया, बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा रिपीट होने वाला सवाल। जल्दी से निकालो आंसर, बताओ। पहली बात तो एक कॉन्सेप्ट समझो प्रोपोर्शनैलिटी का। प्रोपोर्शनैलिटी एक रिलेशन बताती है रेशियो के बीच में, ठीक है। तो बराबर अनुपात है या उससे उल्टा अनुपात है, इसके बारे में आपको वो बताती है। जैसे कि अगर आपको कोई बोलता है कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, तो इसका मतलब होता है कि जो ए की 2 सिचुएशंस में रेशियो होगी वो बी की रेशियो के बराबर होगी। a1 by a2 will be equal to b1 by b2. It can be like this कि a1 की जो 3 रेशियो होंगी, a1 by a2, a1 a2 a3, वही होगी b1 b2 b3। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि ये दोनों बराबर होंगी। ठीक है, वहीं पे अगर मान लो कोई बोले कि a is inversely proportional to b, देखो a is directly proportional to b का क्या मतलब था। a is directly, इसको इसको ऐसे पढ़ते हैं, a is, सुनना मेरी बात ध्यान से, फोकस बच्चे, इसको ऐसे पढ़ते हैं, a is directly proportional to b। इसको पढ़ते हैं, जो यहाँ लिखा हुआ है इसको पढ़ते हैं, a is inversely proportional to b। ठीक है, इससे हमें मिलता है कि भैया जो a1 और a2 की रेशियो होगी ना, वही b1 और b2 के बराबर होगी। इससे हमें मिलता है कि जो a1 और a2 की रेशियो होगी, a1 और a2 की जो रेशियो होगी वो b1 और b2 के बराबर नहीं होगी, उसका उल्टा, यानी कि b2 by b1 के बराबर होगी। मतलब आपको कोई बोले कि a की जो रेशियो है वो 3:4 है, तो b की रेशियो भी यहाँ पे 3:4 होगी। कोई बोले कि a की रेशियो जो है वो 1:2:4 है, तो b की रेशियो भी 1:2:4 होगी। ये मतलब इधर उल्टा होता है। अगर आपको कोई बोले कि a की रेशियो जो है 7:5 है, तो b की रेशियो जो होगी वो 1/7:1/5 होगी। मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, 5:7 हो जाएगी। अगर आपको कोई बोले कि a की रेशियो जो है वो 3:4:5 है, 3 अलग अलग केसेस में a की रेशियो 3:4:5 है, तो b की रेशियो जो होगी वो 1/3:1/4:1/5 होगी। ठीक है, ऐसा होता है, ध्यान रखना। ऐसे ही अगर आपको कोई बोले कि a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b स्क्वायर है, मतलब जो a1 a2 की रेशियो होगी वो b1 स्क्वायर और b2 स्क्वायर के बराबर होगी। ठीक बात, मींस अगर बोल दे आपको कोई कि b की रेशियो जो है वो 4:5 है,
तो आप सीधा कह सकते हो ए की रेशो जो है ना, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर, तो बी की स्क्वायर की रेशो के बराबर होगी, उसको 4 का स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बराबर होगी, ए की वैल्यू बी के स्क्वायर की रेशो के बराबर होगी, मीन 16:25 के बराबर होगी। अगर आपको कोई बोल दे कि ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर, तो a1 a2 की जो रेशियो होगी वो इसके रेसिप्रोकल के b2 स्क्वायर और b1 स्क्वायर के बराबर होगी। मींस अगर आपको कोई बोले कि b की रेशियो जो है वो 3:7 है, तो a की रेशियो जो होगी वो पता क्या होगी, एक तो रेसिप्रोकल होगी, ऊपर से स्क्वायर होगी, मतलब 1/3 स्क्वायर इज टू 1/7 स्क्वायर, मींस 1/9 इज टू 1/49, मींस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो मिल जाएगा 49:9। तो ये है। आगे बढ़े। ऐसे कई बार बोल देता है कि a इज, ऐसे मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं, मान लो कोई बोले आपको b की रेशियो जो है 7:2:3 है, तो a की रेशियो हो जाएगी 7 स्क्वायर इज टू 2 स्क्वायर इज टू 3 स्क्वायर, मींस 49:4:9। इस सेकंड वाले केस में अगर आपको कोई बोल दे कि a इज टू b की, a की यहाँ पे जो b की रेशियो है वो 3:2:5 है, तो a की रेशियो क्या होगी 1/3 स्क्वायर इज टू 1/2 स्क्वायर इज टू 1/5 स्क्वायर, यानी कि 1/9 इज टू 1/4 इज टू 1/25, ये रेशियो आएगी। सेम बिहेवियर रूट के साथ भी बन जाता है, रूट के साथ भी यही सेम बिहेवियर बन जाता है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये कहता है कि इसने क्या बोला कि वैल्यू, यहाँ वैल्यू को ना प्राइस लिख देता हूँ, ज्यादा इजीली समझ आता है। कहता है प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेट स्क्वायर, मींस अगर वेट की रेशियो जो है, अगर वेट की रेशियो ए बी सी है, तो प्राइस की रेशियो ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर इज टू सी स्क्वायर होगी। ये इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो कि मैंने आपको भी समझा भी दिया। यहाँ पे आपको इसने सीधा बोला कि इसका जो पूरा का पूरा साइज है प्रीशियस मेटल का, वो 3 टुकड़ों में बांट दिया, वेट जिसके 5 4 6 है। तो एक तरीके से बता रहा है कि वेट की रेशियो जो है वो 5 4 6 है, तो प्राइस की रेशियो क्या होगी 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, ये प्राइस की रेशियो आ जाएगी। ठीक है, वेट पहले कितना था, 5 + 4 + 6 यानी कि 15 था वेट। तो वेट अगर पहले 15 था तो उसका प्राइस 15 का स्क्वायर यानी कि 225 होगा। तो शुरू में जो प्राइस था वो 225 था, शुरू में जो प्राइस था वो 225 था। अब प्राइस कितना हो गया, 15 25 + 16 + 36 यानी कि 41 + 36 यानी कि 77 77 हो गया प्राइस। तो लॉस हो गया, कितने का लॉस हो गया भैया, यहाँ पे 148 का लॉस हो गया, 148 का लॉस हो गया। तो इस 148 की जो वैल्यू है वो इसने दी हुई है 7400 रुपीज। तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 50। ओरिजिनल प्राइस क्या था इसका, 50 गुना यानी कि 11,250 रुपए। ये सिचुएशन थी, सवाल में समझदारी के साथ निपटाना था, बहुत आराम से। रिपीट करता हूँ, क्या बोला उसने, प्राइस जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट स्क्वायर है, मतलब वेट की रेशियो अगर एबीसी हुई तो प्राइस की रेशियो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर होगी। ठीक है, वेट जो था पहले 15 था, अगर क्योंकि 5 + 4 + 6 इन तीनों का सम 15 आता है, तो वेट अगर 15 था पहले, तो 15 को 5 4 6 की रेशियो में ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया हमने। तो जो उसका प्राइस होगा वो 15 का स्क्वायर, शुरू में 225 प्राइस था उसका, वो अब 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर या 6 का स्क्वायर 25 16 और 36 हो गया। मतलब जो प्राइस पहले 225 था, जो प्राइस पहले 225 था, अब वो 25 + 16 + 36 यानी कि 77 हो गया। मतलब नुकसान कितने का हो गया, 148 का नुकसान हो गया। बट सवाल में कह रहे 7400 का नुकसान हुआ है, तो एक यूनिट की वैल्यू 50 आ गई। तो 225 की वैल्यू 225 गुना 50 यानी कि 11,250 आ जाएगी। क्या बोलती है पब्लिक, क्लियर है सवाल? अच्छा सा सवाल, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबको, क्रिस्टल क्लियर, बहुत बढ़िया। सर इनवर्सली में कैसे करते हैं, तो रेसिप्रोकल भी कर देते हैं इनवर्सली में। इनवर्सली में क्या हो जाती है, अगर एबीसी की रेशियो है तो उसकी होती है 1/a स्क्वायर 1/b स्क्वायर 1/c स्क्वायर, तो ये 1/25 1/16 1/36 बन जाता है, फिर डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। लो फिर एक और क्वेश्चन करके दिखाओ, सेम सवाल है, बिल्कुल गलती नहीं करनी, बिल्कुल सेम सवाल है, गलती नहीं चाहिए मुझे किसी भी बच्चे से। फटाफट थोड़ा सा क्विक।
क्या कहता है, पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ। पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ। मींस कहने की बात है कि अगर लेंथ की रेशियो अगर a इज टू b होती है तो पीरियड की रेशियो रूट ऑफ a इज टू रूट ऑफ b हो जाएगी। यही कहने की बात है, यही कहने का मतलब है, सीधी सी बात है। बढ़िया। आपको दिया क्या हुआ है, इसने पीरियड्स 2 दिए हुए हैं और लेंथ पूछी हुई है, ठीक है। मतलब इसको अगर मैं उल्टा कर दूं, इसको थोड़ा सा और सिंपल कर दूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं इसको मैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, पी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, ऐसे कह सकता हूं। अब इसने दिया क्या हुआ है, दिया हुआ है पीरियड, तो पीरियड की रेशियो अगर a इज टू बी है, पीरियड की जगह पे अगर आप a लिखोगे तो लेंथ क्या आ जाएगी, a स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर। अच्छा, पीरियड की रेशियो निकालो पहले तो। पीरियड की रेशियो 54 बाय में 47.25। 47.25 क्या होता है, 47 प्लस 1/4, यानी कि कितना हो जाएगा ये 189/4। कितना आ रहा है 189/4, परफेक्ट। ये रेशियो आ रही है आपके पास, इसको सॉल्व कर लो। 27 से काटोगे 2 बार कटेगा, 27 से काटोगे तो ये 7 बार कटेगा, ठीक है। तो ये आ गई 8:7 की रेशियो। पीरियड की रेशियो अगर 8:7 की है तो लेंथ की रेशियो 8 स्क्वायर इज टू 7 स्क्वायर की आ जाएगी, ठीक बात है। तो 64 यूनिट्स की वैल्यू कह रहा है वो 16 सेंटीमीटर, तो एक की वैल्यू हो गई 1/4 सेंटीमीटर। तो 49 की वैल्यू 49 इंटू 1/4 सेंटीमीटर, यानी कि 49 का 1/4 कितना होता है 12.25। खत्म सवाल, एकदम खत्म। चलो ऐसा नहीं भी कर सकते, कई बच्चे ऐसा ना इतना इतना ये सोच नहीं पाते कई बच्चे कि p जो है रूट एल के बराबर है तो p स्क्वायर एल के बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको एक और तरीके से भी किया जा सकता है। जैसा कि मैंने समझाया कि अगर पीरियड ऑफ पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ है तो हम कह सकते हैं कि p1 by p2 इज इक्वल टू रूट ऑफ l1 by l2। ऐसा सोच के तो स्क्वायर कर सकते हो ना, ऐसा सोच के तो स्क्वायर कर ही सकते हैं, है ना। बट पहले p1 by p2 निकालो क्या आएगा, पहले पहले 54 था, अब 47.25 है, कितना है 47.25, जिसको अभी निकाला 189/4, तो लिख दो 189/4, ठीक है। तो 27 से काटा 2 बार, 27 से काटा 7 बार, तो ये 8/7 आ गया, इज इक्वल टू रूट ऑफ L1 बाय रूट ऑफ L2। रूट ऑफ L1 कितना है 16 है, 16 है, 16 है ना, और रूट ऑफ L2 कितना है, यहाँ पे लिख दिया हमने ऐसे, खत्म। तो आ जाएगा 8/7, 16 का रूट किया 4 आ गई वैल्यू रूट L2, ठीक है। ये क्या आ गई वैल्यू 3.5, रूट L2 की वैल्यू आ गई 3.5। स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऐसे कर दो यार, किसने रोका है, खेल समझना है बस, और क्या करना है। सर इरेज क्यों कर दिया, अरे एक ही बात है, ये भी तो वही तरीका है, कोई अलग थोड़ी ना है। सर इरेज मत करो, ओके नहीं करता, माफी माफी माफी। सर 8:7 कैसे आया, 4 दूनी 8, 8/7, ठीक है, नहीं करेंगे नहीं करेंगे। अब सुन लो दोबारा सुन लो एक बार, तुम थोड़ा सा ना अब मिस कर रहे हो, जो मैं बोल रहा हूँ मेरी बातें मिस कर रहे हो, ध्यान इधर उधर जा रहा है। उसने क्या बोला कि पेंडुलम की लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ एल, रूट ऑफ पेंडुलम का पीरियड, सॉरी पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ लेंथ ऑफ रूट ऑफ लेंथ। तो ये p1 by p2 इज इक्वल टू रूट ऑफ L1 ओवर रूट ऑफ L2। जो वैल्यू दी हुई है पुट कर सकते हो क्या, पहले पेंडुलम 54 था, पहले 54 मिनट्स उसका पीरियड था, लिख दिया। लेंथ कितनी थी, 16 सेंटीमीटर की लेंथ थी, तो ये भी लिख दिया। उसके बाद 47.25 का हो गया, ये भी लिख दिया। यही क्वेश्चन है। 47.25 को मैंने क्या लिखा, 47 प्लस 0.25 यानी कि 1/4, ये आ गया 188 प्लस 1 यानी कि 189/4, तो 54 बाय में 189/4, ये आ गया 4। 4 से 4 खत्म, इधर काटा 2 बार, 27 से इधर काटा 7 बार, और रूट L2 की वैल्यू क्या आ गई 7/2, 7/2 तो ये होता है 3.5। तो रूट L2 की वैल्यू आ रही है अगर 3.5, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड L2, तो 35 का स्क्वायर होता है 1225, नीचे 10 आएगा, 10 का स्क्वायर हो गया 100, तो 12.25 आ गई वैल्यू। सच अमेजिंग क्वेश्चन इट इज। अब ये कैंडल वाले 2 सवाल हैं आई थिंक, दोनों सवालों को आप फटाफट करके दिखाएंगे मुझे। पहला सवाल आपके सामने है, जल्दी निपटाओ।
माफी चाहूंगा, बीच में इंटरनेट चला गया था। आप सॉल्व कीजिए इसको फटाफट से, जिसका आंसर आ गया है वो बताइए। दो कैंडल्स हैं बच्चे, दोनों की सेम हाइट है। दो कैंडल्स है, दोनों की सेम हाइट है और दोनों को यहाँ पे ऑन किया गया है, जलाया गया है एट द सेम टाइम। फर्स्ट कंज्यूम्ड इन 5 मिनट्स एंड सेकंड कंज्यूम्ड इन 12 मिनट्स। हाइट दोनों की सेम है, लेंथ दोनों की सेम है, बट एक 5 मिनट में कंज्यूम हो जाती है, एक 12 मिनट में कंज्यूम हो जाती है। एज्यूमिंग दैट ईच कैंडल बर्न्स एट अ कांस्टेंट रेट, मतलब जिस स्पीड से बर्न हो रही है ना, वो होल ड्यूरेशन के लिए वही रहेगी स्पीड उस कैंडल की। और उसके बाद कहता है कि बताओ कितने समय के बाद ऐसा होगा जब कैंडल की जो हाइट होगी फर्स्ट कैंडल की वो 8/15 होगी सेकंड कैंडल के। ठीक है, बढ़िया यार, बताते हैं, सोचते हैं, समझते हैं। तो पहली वाली कैंडल 5 मिनट में खत्म, 5 मिनट में खत्म, पहली वाली कैंडल 5 मिनट में खत्म। दूसरे वाली कैंडल 12 मिनट में खत्म। दोनों की लेंथ बराबर है, तो इनका जो बर्निंग रेट आएगा ना, इनके टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा। मतलब टाइम की रेशियो अगर 5:4 है, 5:12 है, तो जो इनका बर्निंग रेट है ना वो 12:5 होगा। क्या होगा बर्निंग रेट? 12:5 होगा। मतलब ये फॉर एग्जांपल 12 सेंटीमीटर बर्न हो जाती है, सेंटीमीटर हमने खुद से मान लिया थोड़ा और समझने के लिए अच्छे से, हर मिनट। ये 5 सेंटीमीटर बर्न हो जाती है हर मिनट। तो हर मिनट अगर 12 सेंटीमीटर बर्न हो रही है, 5 मिनट में पूरी बर्न हो रही है, तो 60 सेंटीमीटर की होगी ये कैंडल। ये भी 5 सेंटीमीटर हर मिनट बर्न होती है, ये 12 मिनट में बर्न हो गई, ये भी 60 सेंटीमीटर की होगी हमारी कैंडल। तो ये सिचुएशन हमने मान लिया, ये वो रेट है जिससे वो बर्न हो रही है। जो ये कह रहे हैं ना, एज्यूमिंग कि वो कांस्टेंट रेट पे बर्न कर रहे हैं, तो हमेशा हर मिनट रेट यही कांस्टेंट है दोनों कैंडल्स के लिए। ठीक है, बढ़िया है जी, बहुत ही बढ़िया। तो इसके करने के दो तरीके हैं। जब ऐसे छोटे नंबर्स होते हैं ना, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो कि पहले मिनट देखो 60-60 से शुरू हुई थी, तो 12 कम हो जाएगी, 12 कम हो जाएगी तो 48 रह जाएगी, फिर 12 कम हो गई, 36 रह गई, फिर 12 कम हो गई, 24 रह गई, फिर 12 कम होगी इतनी, फिर 12 कम होगी 0। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ जो कैंडल है वो 5-5 कम हो रही है, तो 5 कम हुई, फिर 5 कम हुई, फिर 5 कम हुई, फिर 5 कम हुई, फिर 5 कम हुई, और ऐसे चलता जाएगा। तो कब जो है फर्स्ट और सेकंड कैंडल की रेशियो 8-15 है? क्या यहाँ पे 8-15 रेशियो नहीं है? क्या यहाँ पे 8-15 नहीं है? यहाँ पे 8-15 बिल्कुल है। तो 1 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद, 3 मिनट के बाद रेशियो जो है 8-15 की आ रही है। तो 3 मिनट आपका आंसर आ गया। जब छोटे नंबर हो तो ऐसे कर सकते हो, जब छोटे नंबर हो तो ऐसे कर सकते हो। ठीक है, ये एक तरीका है इसको करने का। ठीक है, जब छोटे नंबर हो। ठीक है, पर इसको करने का एक अच्छा तरीका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो शुरू में 60-60 दोनों की लेंथ थी। ठीक है, 60-60 दोनों की लेंथ थी। तो 1 मिनट में ये 12 कम हो जाती है, 2 मिनट में 24, 3 मिनट में 36, ऐसे चलता है, ऐसे चलता है। तो हर मिनट में वो 12 कम हो जाती है, तो मान लो टी मिनट्स के बाद हमारी जो रेशियो है वो आ जाएगी। तो इतना कम हो जाएगी, वो 60 थी उसमें से 12 टी कम हो गई। ये जो है हर मिनट 5 कम हो जाती है, तो ये 5 कम हुई, फिर 5 कम होती है, फिर 5 कम होती है, हर मिनट 5 कम हो जाती है, तो टी मिनट्स में 5 टी कम हो जाएगी। ठीक है, और रेशियो जो चाहिए हमें वो क्या है? 8/15। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व कर दो, जैसे 5 कॉमन निकाल के काट दिया, ये आ गई वैल्यू, 4 कॉमन निकाल के काट दिया, ये आ गई वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 45 माइनस 90 इज इक्वल टू 24 माइनस 2t। इसको इधर भेज दिया 70, इसको इधर भेज दिया 21, टी की वैल्यू 3 आ गई। तो ये भी एक तरीका, ये सदाबहार तरीका, ये हर जगह लगेगा। ठीक है, ये कभी कभी जब छोटे नंबर्स होंगे तब लगेगा ये वाला तरीका। ठीक है, ये फर्क है दोनों तरीकों में। एक बार दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। पहली वाली कैंडल 5 मिनट में बर्न हो गई, दूसरी वाली 12 मिनट में। दोनों की लेंथ बराबर है, तो दोनों की लेंथ हम इन दोनों का एलसीएम मान सकते हैं। 12 और 5 का एलसीएम 60 हो गई, इसकी भी लेंथ 60, इसकी भी लेंथ 60। तो 60 सेंटीमीटर बर्न होती है 5 मिनट में, तो 1 मिनट में कितनी हो जाएगी? 60/5, 12 सेंटीमीटर बर्न हो जाएगी। ये 60 सेंटीमीटर बर्न होती है 12 मिनट में, तो हर मिनट में 5 सेंटीमीटर बर्न हो जाएगी। तो इनकी लेंथ जो है वो 60-60 है। अगर हर मिनट ये 12 बर्न हो रही है, 1 मिनट में 12 बर्न, दूसरे मिनट में 24, तीसरे मिनट में 36, चौथे मिनट में 48, तो हर मिनट में 12 बर्न हो रही है, तो टी मिनट्स में 12 टी बर्न हो जाएगी।
ये हर मिनट में 5 बर्न हो रही है, तो टी मिनट्स में 5 टी बर्न हो जाएगी। तो 60 में से 12 टी बर्न हो गई, 60 में से 5 टी बर्न हो गई, तो बची कितनी? 60 माइनस 12 टी, 60 माइनस 5 टी। ये टी क्या है? ये टी वो वाला टाइम है जितने टाइम के बाद इनकी रेशो 8/15 हो जाएगी। तो बस ये बची हुई लेंथ है, ये बची हुई लेंथ है, इसकी रेशो को 8/15 लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बात खत्म हो गई। क्लियर है बाबा? क्लियर है? बोलो, एक साथ बोलो, सारे बच्चे बोलो। बहुत बढ़िया। सर आप क्वेश्चन को सिंपल कैसे कर देते हो? मैंने बताया था ना, मेरी वाली बीमारी वाली जो कल बताई थी बात मैंने आपको। क्या नाम था उसका? टीचोमैनिएक। सर इक्वल टू 8/15 कैसे आया? बच्चे मैंने एक ऐसा टी टाइम मान लिया, टी वो वाला टाइम है जिस टाइम के बाद रेशो 8/15 हो जाएगी। ठीक है, एक टाइम एज्यूम कर लिया कि टी टाइम के बाद, इसने पूछा ना कितनी देर में, कितने घंटों में तो गलत है, मिनट आएगा यहाँ पे, मिनट कर लो, कि कितने मिनटों में ये जो रेशियो होगी फर्स्ट और सेकंड कैंडल की वो 8/15 हो जाएगी। तो वो मैंने जो मिनट थे ना उसको टी मान लिया कि पहले 60 की लेंथ थी, टी मिनट्स में इतना इतना जल गई, 12 ये जल गई, 12 टी ये जल गई, 5 टी ये जल गई, तो बची कितनी? इतनी इतनी बच गई। तो इन टी मिनटों के बाद रेशियो 8:15 हो जाएगी, मैंने मान लिया। तो सॉल्व किया तो टी की वैल्यू 3 आ गई, मतलब 3 मिनट्स के बाद ये ऐसा हो जाएगा। और आपने यहाँ देखा भी कि 3 मिनट्स के बाद ही रेशियो 8:15 हो गई। ठीक है, तो रिवाइज करोगे तो आएगा। ऐसा एक सवाल और करके दिखाओ, ये ज्यादा हटके ज्यादा मस्त है। पिछले वाले में क्या था? बराबर लेंथ थी, इसमें बराबर भी नहीं है, मजा आएगा। करना सेम तरीके से। ये प्रॉपर एक अच्छे लेवल का सवाल है जो बहुत कम बच्चे बना पाते हैं। देखो बच्चे, क्या है इसमें नंबर्स अज्यूम करना ना अपने आप में क्रिएटिविटी है, तो उस क्रिएटिविटी को समझना है। ठीक है, हमको पता है कि इनकी खुद की जो पूरी पूरी लेंथ है वो कितनी है? 5 और 6 है। 5 और 6 इनकी लेंथ की रेशो है, और ये 5 जो लेंथ है वो कितनी देर में बर्न हो जाती है? 25 मिनट में। तो 1 मिनट में कितनी लेंथ बर्न होगी? इतनी। ये जो 6 पूरी की पूरी लेंथ है, ये लेंथ 18 मिनट में बर्न हो जाती है, तो 1 मिनट में कितनी बर्न होगी? इतनी। सो रेशियो आ जाएगी 1/5:1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना तो यू विल गेट कि हर मिनट में इनकी जो लेंथ बर्न होगी वो 3:5 बर्न होगी। ठीक है, हर मिनट में जो इनकी लेंथ बर्न होगी वो कितनी होगी? 3:5 की रेशियो में। तो मैंने मान लिया यहाँ पे 3 यूनिट बर्न होती है, यहाँ पे 5 यूनिट्स बर्न होती है। तो इधर देखोगे आप तो 3 सेंटीमीटर पर मिनट बर्न होती है, मैंने मान लिया। इधर मान लिया मैंने 5 सेंटीमीटर पर मिनट बर्न होती है। तो अगर 3 सेंटीमीटर 1 मिनट में बर्न होगी तो 25 मिनट में कितनी बर्न हो जाएगी? 75 सेंटीमीटर। और 5 सेंटीमीटर बर्न होगी 18 मिनट में, कितनी? 90 सेंटीमीटर बर्न हो जाएगी। और आई थिंक 75 और 90 की रेशियो कितनी आती है? 5:6 आती है। सो दिस वाज द स्मार्टेस्ट अप्रोच, दिस वाज द स्मार्टेस्ट स्टेप जो आप कर सकते थे। एलसीएम लेके चलोगे बहुत लेंथी पड़ जाएगा। तो इनकी लेंथ जो थी वो 75 थी और 90 थी।
हर मिनट ये 3 जल जाती है, तो t मिनट्स में 3t जल जाएगी। हर मिनट में ये 5 जल जाती है, तो t मिनट्स में ये 5t जल जाएगी। अपने को किस रेशियो तक लेके जाना है इनको? ये लिखा है अज्यूम ईच कैंडल बर्न एट द कांस्टेंट आफ्टर हाउ मच टाइम द फर्स्ट कैंडल एंड सेकंड कैंडल की जो रेशियो आ जाएगी वो आ जाएगी 9:5। 9:5 रेशियो कब हो जाएगी आपने ये बता देना। ठीक है, तो 3 काट दो, यहाँ से 3 काट दिया, 3 काट दिया 15, ये 25 आ गया 3 से काटने पर। 5 से काट दिया, 5 से काट दिया 18 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 54 माइनस 3t और ये आ गया 25 माइनस t। सो इसको इधर भेज दिया, 2t की वैल्यू कितनी आ गई? 54 में से 25 गया। ठीक है, अच्छा कुछ गलत काटा हमने। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 25 जा 5 1 18, 25 माइनस t, 18 तिया 54 माइनस 3t, 2t 54 माइनस 25। ठीक है, 14.5 मिनट्स के बाद ऐसा होगा। कोई मैंने कैलकुलेशन का कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया कहीं पे? सही है ना सब? नहीं नहीं ठीक कर रहा है मैंने, शायद क्योंकि और कोई रेशो आ ही नहीं रही। देखो ये 14.5 में कितनी जल जाएगी? ये 14.5 मिनट में कितनी जल जाएगी? 42 और 43.5 जल जाएगी। 43.5 जल जाएगी ये, तो ये 41.5 रह जाएगी, 31.5 रह जाएगी। ठीक है, ऐसा हो जाएगा, 31.5 ये रह जाएगी। और ये 14.5 मिनट्स में कितनी जल जाएगी? 72.5 जल जाएगी, तो ये 17.5 रह जाएगी। तो अगर आप इसको डेसिमल से डेसिमल काट दो, 35 से काटो तो 9:5 की रेशियो आ रही है। परफेक्टली 14.5 आंसर है। मतलब ऑप्शंस काफी गलत रखे हुए हैं इन्होंने। मैं रिपीट करता हूँ सारा का सारा सवाल, आंसर इसका 14.5 ही आएगा। आंसर इसका 14.5 ही आएगा। देखो मैं बताता हूँ, सबसे पहले वो हर मिनट कितना जल रहा है ये निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर आप ये नहीं निकालोगे ना तो बीच वाली वैल्यू के लिए आप एलसीएम लोगे और बहुत लेंथी कर लोगे। ठीक है, सो बढ़िया क्या रहेगा, अब मानो देखो आपको पता है कि इनकी पूरी पूरी लेंथ की रेशियो है 5 और 6। मान लो इसकी पूरी लेंथ 500 और 600 है। ठीक है, मान लो। ठीक है, इतनी इतनी पूरी पूरी लेंथ है इनकी। और ये जो जल रही है ये 25 जल रही है, 25 मिनट में चल रही है, ये 18 मिनट में चल रही है। तो आप रेशियो निकालोगे ना, तो यहाँ 20 आ जाएगी। रेशियो निकालोगे, इसके साथ और काट दोगे, 30 आ जाएगी। तो 18-30 की रेशियो आ जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करके, जो कि 3-5 की रेशियो है। मतलब अगर ये 3 सेंटीमीटर जलेगी तो ये 5 सेंटीमीटर जलेगी। 3 सेंटीमीटर 1 मिनट में तो 25 मिनट में 75 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर 1 मिनट में तो 18 मिनट में 90 सेंटीमीटर, और इन दोनों की रेशियो 5:6 भी आ गई, जो कि अपने आप में अच्छी बात है। तो इनकी पूरी लेंथ 75 और 90 है, 75 और 90 पूरी लेंथ है। हर मिनट में 3 सेंटीमीटर जल जाती है, 2 मिनट में 6, 3 मिनट में 9, 4 मिनट में 12, तो टी मिनट्स में 3t जल जाएगी। ये हर मिनट 5 सेंटीमीटर जलती है, तो टी मिनट्स में 5t जल जाएगी। तो 75 में से 3t कम हो गया तो इतना रह गया, 90 में से 5t कम हो गया तो इतना रह गया। और ये t वो वाला टाइम है जिस टाइम के बाद इनकी रेशियो 9:5 हो जाएगी, तो इसलिए मैंने t माना 9:5 के लिए। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, t की वैल्यू 14.5 आएगी। ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है, t की वैल्यू 14.5 है। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? बोलो बोलो बोलो, मजा आया? सर छुट्टी कर दो, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। ये लो, ये करके दिखाओ जल्दी से, ध्यान से करना।
देखो इसमें दो तरीके हैं, एक तो नंबर पुट करके सेटिस्फाई करने का, एक इक्वेशन बना के सेटिस्फाई करने का, ठीक है, दो तरीके हैं इसके अंदर। वो कहता है पी जो है वो 4% लेस है आर से, पी जो है 4% लेस है आर से, 4% की फ्रैक्शन होती है 1/25, तो मतलब अगर ये 25 है ना, तो ये 25 है और ये 24 है, 25 में से 1% लेस। और मुझे दिख रहा है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस, पी और आर के बीच का डिफरेंस यहाँ पे जो है वो 1 का ही है, तो अगर मैं इसको 25 लूं तो ये 24 आएगा, तो ये 25 आएगा, ये 26 आएगा, तो 24 25 25 26 ऐसा कुछ बन रहा है। बट बात तो वही है, कुछ ऐसा सेटिस्फैक्टरी आ नहीं रहा, क्योंकि इधर देखोगे तो 25 26 26 से कटता नहीं है वैल्यू, तो ऐसे तो नहीं बनेगा। ये अगर x है तो x माइनस 1 24, तो x को 25 लेना पड़ेगा, और ये नहीं। इसको पता है कैसे करना पड़ेगा, आप p बाय r निकालो, p बाय q क्या है, p बाय q को q बाय r से गुना करते हो तो p बाय r मिल जाता है ना, मिल जाता है ना, p बाय r तो 24/25 है, तो p बाय q को x माइनस 1 ओवर x को आप मल्टीप्लाई करो x प्लस 1 ओवर x से, तो ऊपर बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 1, नीचे बन जाएगा x स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 24 ओवर 25। तो इधर से भी x की वैल्यू जो आ रही है वो 5 आ रही है, x की वैल्यू इधर आप देखोगे ना तो 5 आ रही है। अब इधर से काफी ठीक आ रही है, x की वैल्यू को 5 रखूंगा तो ऊपर 5 का स्क्वायर माइनस 1 24 आ जाएगी, तो x की वैल्यू 5 लेनी पड़ेगी, तो 5 माइनस 1 आ गया 4 और 5, इधर क्या आ गया 5 प्लस 1 यानी कि 6 और 5। इनको मर्ज करोगे ना आप तो आपको देखने को मिलेगा कि मुझे इसको 6 से गुना करना पड़ेगा, इसको 5 से, इसको 6 से करूंगा तो इसको भी 6 से, इसको 5 से करूंगा तो इसको भी 5 से, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 24 30 और 25 की रेशो मिल जाएगी। आई थिंक दैट इज द रिक्वायर्ड रेशो, ये आएगा बढ़िया, ठीक है, ये बढ़िया है। एक बार दोबारा देख लो मैंने क्या किया, बहुत अच्छा टाइप है। आपको पता है पी बाय आर की रेशो 24:25 है, इस लाइन से पता चल रहा है कि पी जो है 4% लेस है आर से, पी जो है 4% लेस है आर से, ठीक बात है। पी अगर 4% लेस है आर से, 4% मतलब 1/25, मतलब आर 25 है तो 25 का 4% 1 कम 24 हो गया। मुझे पता है पी बाय क्यू को जब आप क्यू बाय आर से गुना करोगे तो क्यू से क्यू कट जाएगा और पी बाय आर ही मिलेगा, पी बाय आर 24/25 ऐसे मैंने इक्वेट कर दिया। पी बाय क्यू है x माइनस 1 बाय एक्स, क्यू बाय आर है x प्लस 1 बाय एक्स, तो मल्टीप्लाई किया तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ गया x स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना आप तो आपको मिलेगा 25x स्क्वायर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 25x स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 24x स्क्वायर। सो हियर इफ यू सॉल्व यू विल गेट x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एंड x इज इक्वल टू 5। x को 5 ले लोगे आप यहाँ से, x को 5 लिया आपने तो यहाँ मिल गया 4:5, यहाँ मिल गया 6:5। इनको PQ और QR की रेशो को मर्ज करोगे ना तो PQR की रेशो आ जाएगी आपके पास 24 30 और 25, उसके बाद तो कोई क्वेश्चन ही नहीं रह गया, ठीक है। 30 यूनिट की वैल्यू 9000, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 300, इन तीनों का सम कितना आ रहा है 79, 79, तो 79 इंटू 300 आ गई वैल्यू, तो 24,000 में से 300 कम यानी कि 23,700। सच अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन इट इज एंड सच अ ब्यूटीफुल अप्रोच एज वेल, क्योंकि ये अप्रोच बहुत अच्छी है, आपका टाइम सेविंग अप्रोच है। सर x की वैल्यू -5 नहीं लेंगे, लेके देखो क्या रेशियो नेगेटिव होती है कभी, x की वैल्यू -5 लोगे तो रेशियो नेगेटिव होती है क्या कभी, नहीं होती, तो पॉजिटिव ही लोगे ना। सर नींद आ रही है तो यहाँ किसने बैठाया होगा आपको, सो जाओ, जाओ तकिया लो रजाई लो सो जाओ, सिलेक्शन की कोई जरूरत है। 30 यूनिट्स, अब बच्चे कहते हैं सर ये 300 कैसे आया, बच्चे पीक्यू की रेशियो कितनी आई है 4:5, क्यूआर की रेशियो कितनी आई है 6:5, जैसे ही x को मैंने 5 पुट किया, तो मर्ज करना है तो इसको 6 से गुना किया, इसको 5 से, इसको 6 से करोगे तो इसको भी 6 से, इसको 5 से करोगे तो इसको भी 5 से, तो पीक्यूआर की रेशियो आ गई कितनी 24 30 और 25। हम इसको मान लेते हैं 24A 30A और 25A। 30A की वैल्यू आपको दी हुई है, क्यू का शेयर आपको दिया हुआ है 9000 है, तो इसको काटा तो A की वैल्यू आ गई 300, तो इन तीनों का सम कितना है 79 है, तो A की वैल्यू है 300, तो 79 इंटू 300 वी विल गेट योर आंसर एज 23,700। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा बड़े आराम से। और जो बच्चा कह रहा था सर x इज इक्वल टू 25 क्यों नहीं हुआ, x को 25 रखोगे कैसे, तो x स्क्वायर की वैल्यू 25 है ना, तो x तो 5 ही आएगा। वो तो मैं रैंडमली वैसे गेस करके निकला था, अगर ये 25 है तो ये अगर 24 लेता, बट बात वही है, ये एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी ना है, ये 1 तो एग्जैक्ट वैल्यू है, ये एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी ना है, कैसे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ऐसे सब्ट्रैक्ट करके कुछ यूनिट में जरूरी नहीं है सेम आना चाहिए, तो इसलिए आप इस तरीके को लगाओ, इससे ज्यादा श्योरिटी रहेगी आंसर सही आने की।
ये आप घर से करेंगे, होमवर्क है क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, घर से करना। मैं नेक्स्ट फाइल ऐड कर रहा हूँ। ब्रेक मिलेगा 1 मिनट का, मैं बैठा हूँ यहीं पे, फाइल वगैरह ऐड कर रहा हूँ मैं। इतनी देर का ब्रेक है, जिसने पानी वानी पीना, जिसने वॉशरूम जाना, जाके फटाफट से आ जाओ। 1 से 1.5 मिनट के अंदर वापस आ जाना, 5 मिनट का ब्रेक नहीं है आज। मैं फाइल ऐड कर रहा हूँ दूसरी। एक क्यूबिक इक्वेशन के ऊपर एक क्वेश्चन है। क्यूबिक इक्वेशन अगर आपको एग्जामिनर देगा ना, तो 1 से लेके 5 तक के रूट्स की ही देगा, क्योंकि देखो उससे ऊपर का जो मेथड होता है ना, वो एडवांस्ड मेथड होता है। जैसे मान लो इनमें से कोई एक रूट निकाले, बचपन में निकाला होगा, मान लो आप पुट करते हो, इसमें से कोई एक रूट आपने इसमें पुट किया, ठीक है, 1 2 3 4 5 आपका रूट आ गया, तो आपके पास वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू 1 मान लो आ गई, तो पता चल गया कि x माइनस 1 जो है ना, इसी का एक पोर्शन है, मतलब इसमें से x माइनस 1 अलग हो जाएगा और ये पूरी इक्वेशन x माइनस 1 से डिविजिबल होगी। तो x माइनस 1 से डिवाइड किया होगा, बचपन में याद होगा। इतना तामझाम नहीं करवाएगा एग्जामिनर आपसे। मान लो पेपर में उसने आपको एक क्यूबिक इक्वेशन दे दी ना, तो आप बस 1 से लेके 5 तक के लिए पुट कर दो, आपको तीनों रूट्स मिल जाएंगे वहां पे 1 से लेके 5 तक, नहीं तो ज्यादा 6 7 तक। देर नहीं लगती ज्यादा कोई। जैसे कि वो कह रहे हैं एक बॉक्स के अंदर नोट्स हैं 20 के, 10 के और 50 के, और नंबर ऑफ नोट्स जो है ना, वो इस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो मिनिमम अमाउंट पूछ रहा है आपसे कि कितना होगा, मिनिमम अमाउंट कितना होगा ये पूछ रहा है आपसे। तो ये एक यहाँ पे आपको एक्स क्यूब, ये 10x स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड ले आता हूं मैं, 10x स्क्वायर प्लस 31x माइनस 30 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन है। अब x को 1 पुट करो, सेटिस्फाई कर रहा है क्या, चेक करना। 1 माइनस 10 प्लस 31 माइनस 30 क्या इक्वल टू 0 आ रहा है, तो जवाब है नहीं आ रहा, तो 1 इसका रूट नहीं है। 2 पुट करो, 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4 4 40, 2 आ गया यहाँ पे 62 माइनस 30, ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या, ये 32, ये माइनस 32 सेटिस्फाई कर रहा है। x की एक वैल्यू तो आ गई 2, क्योंकि मैंने 2 पुट किया तो सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। तो 3 पुट करो जरा, 3 पुट किया तो क्या आ रहा है, 27, 3 3 9, 10 90, 93 माइनस 30 इक्वल्स टू 0, सेटिस्फाई कर रहा है क्या। ये है 63 प्लस का और ये है 63 माइनस का, सेटिस्फाई कर रहा है। तो x इज इक्वल टू 3 भी इसका रूट है। 4 पुट करो, 4 पुट किया तो 64, 160, 124, 30, ये नहीं कर रहा मेरे हिसाब से सेटिस्फाई, ये नहीं कर रहा ना, 4 नहीं है इसका रूट, 4 नहीं है, 4 नहीं है। तो एक क्या आ गया, और अगला 5 चेक करो, 125, 5 का स्क्वायर 250, 15 55 माइनस 30 का डिफरेंस 125, इनका डिफरेंस भी 125, 5 भी रूट है। तो 2 3 5 इसके रूट्स हैं। इसके रूट्स क्या हैं, 2 3 5 हमने पुट करके चेक किया। एग्जामिनर आपसे हाई लेवल मेथड एक्सपेक्ट नहीं करता, क्योंकि आपके पेपर में नहीं है क्यूबिक का सिलेबस, आपके सिलेबस में क्यूबिक इक्वेशन नहीं है। तो कभी अगर उसने पेपर में दिया ना, तो x इज इक्वल टू 1 से लेके x इज इक्वल टू 6 तक, वो सिर्फ इतनी नॉलेज चेक करेगा आपसे। सुनो तो सही, सुनो तो सही, आपके पेपर में मेरी बात सुन लो पहले, फिर आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा आपको। आपके पेपर में क्यूबिक इक्वेशंस नहीं है, बट इन इक्वेशंस हैं। इन इक्वेशंस मतलब कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशंस, वो सब हैं। उसका एक रूल होता है जो यहां लगता है। क्या रूल लगता है, कि आपकी इक्वेशन का जो आंसर होगा, जो रूट होगा, जो x की वैल्यू होगी, वो अगर आप इक्वेशन में पुट कर देंगे तो उसको सेटिस्फाई करेगी। ये रूल होता है, ठीक है, ये रूल होता है। तो वो इक्वेशन में पुट कर दोगे तो सेटिस्फाई करनी चाहिए, वो ये रूल का इस्तेमाल करेगा। और इसके लिए वो ऐसा था नहीं 15 20 तक पुट करवाएगा। तो आप 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, 4 पुट करो, 5 पुट करो, 6 पुट करो, 7 पुट करो, ये शुरू के 3 4 में ही आ जाएगा आपके। अब कई बच्चे कहते हैं कि सर 6 और 7 क्यों नहीं पुट किया आपने, तो मेरा जवाब है क्यूबिक इक्वेशन है ना, क्या ये मैंने नहीं पढ़ा है कि 3 ही वैल्यूज आएंगी, जितनी पावर होती है इक्वेशन की उतनी ही वैल्यूज आती हैं। x की मैक्सिमम पावर अगर 2 होगी तो 2 ही रूट्स आएंगे, क्वाड्रेटिक में इसलिए 2 ही वैल्यूज आती हैं, क्यूबिक में 3 ही वैल्यूज आती हैं। मेरे पास 3 वैल्यूज आ चुकी हैं, तो मैं 6 7 क्यों पुट करूंगा, समझे। सिर्फ पुट करके आप देखो जीरो किससे आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए बस। 1 पुट किया तो देखा मैंने लेफ्ट हैंड साइड 0 नहीं आ रहा, राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आ रहा। 2 पुट किया तो लेफ्ट हैंड साइड 0 आ रहा है, राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है। 3 पुट किया, देखा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड 0 0 आ रहा है। 4 पुट किया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड 0 नहीं आ रहा था। 5 पुट किया, लेफ्ट हैंड साइड भी 0 राइट हैंड साइड भी 0, तो हमारे पास रूट्स आ गए इस इक्वेशन के, रूट्स आ गए इस इक्वेशन के,
ठीक है, समझ गए? सर नेगेटिव भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बट बात वही है ना, वो ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता है, ठीक है, बहुत बेसिक रखेगा, 1 2 3 रूट्स वाली इक्वेशन बना देगा, या 1 2 4 वाली, 2 3 4 वाली, 2 3 5 वाली, इतने में ही देगा, ठीक है, चांसेस कम है, बट अगर देगा तो हम मेंटली प्रिपेयर्ड रहे ना, हमारा मेथड क्या होना चाहिए वहां पे, ठीक है। सो 2 3 5, तो हमारे पास 2 3 5 आ रहे हैं, पर इसने बताया नहीं 20 रुपए वाले कौन से हैं, कौन से इन तीनों में से कौन सा 20 रुपए वाला है, कौन सा 50 रुपए वाला है, कौन सा 10 रुपए वाला है, इसने नहीं बताया। तो क्या हो गया, इसने ये तो बोला है ना मिनिमम अमाउंट करना, मिनिमम अमाउंट, मतलब सबसे ज्यादा नोट आप सबसे मिनिमम वाली वैल्यू के रखो, सबसे मिनिमम वाले हैं 10 रुपए, उसके बाद आप इसको रखो 50 रुपए, इसको रखो 20 रुपए, और इसको सबसे कम वालों को 50 रुपए रखना, ठीक है, समझ गए? तो ये बन गए 50 रुपए, ये बन गए 60 रुपए, ये बन गए 100 रुपए, तो मिनिमम बनेंगे 210 रुपए, ठीक है। उसने बोला है मिनिमम वैल्यू करनी है, तो जो नोट सबसे ज्यादा है ना उसको सबसे छोटे वाली वैल्यू ले लो, 5 नोट है, 3 नोट है, 2 नोट है, दोनों जो नोट सबसे कम वाले हैं, जो नोट सबसे कम वाले हैं उसको सबसे बड़ी वैल्यू 50 को दे दिया, भाई इतने 50 नोट होंगे, 50 वाले 2 नोट होंगे। जो सबसे ज्यादा नोट है उसको सबसे छोटी वैल्यू दे दी, भाई 5 नोट 10 10 रुपए वाले होंगे, और बाकी 20 रुपए वाले 3 नोट होंगे, तो ये ऐसे ऐसे बन गया सवाल। एक क्वेश्चन और करके दिखाएंगे फटाफट से, बहुत ही सिंपल, बहुत ही तेज, एक और नोट्स का सवाल है, बहुत अच्छा हाई लेवल का, प्रीमियम क्लास वाला फील देंगे आपको इसमें, जल्दी बनाओ। हर कोर्स के साथ क्वालिटी और लेवल अपग्रेड होता आप खुद फील कर रहे होंगे, और मजा ऐसे ही आता जाएगा, आप सीखते जाइए। देखो 50 रुपए की नोट है, 20 रुपए की नोट है, 10 रुपए की नोट है, जिसका जो आंसर आ गया फटाफट से बता दो, फिर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। वो आपको क्या कहता है, वो आपको क्या कहता है, कहता है कि ना 3 तरह के नोट्स हैं, कहता है 50 रुपए की नोट और 20 रुपए की नोट और 10 रुपए की नोट जो है ना असेंडिंग अरिथमेटिक सीक्वेंस में है। अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी पढ़ा होगा आपने बचपन में। एपी मतलब कुछ नहीं होता, एक सिंपल सा मतलब होता है कि सभी की सभी नोटों का जो डिफरेंस है, सभी की सभी वैल्यूज का जो डिफरेंस है वो बराबर होगा। असेंडिंग है मतलब बढ़ते क्रम में है, कम से ज्यादा की तरफ है, मतलब अगर 50 के नोट है तो 50 के नोटों से एक्स ज्यादा, मान लो ये 50 के नोट है, 20 के नोट है, 10 के नोट है, तो 50 के नोटों से एक्स ज्यादा अगर 20 के नोट है, तो 20 के नोटों से एक्स ज्यादा 10 के नोट्स होंगे, ये हमें पता है। बहुत बढ़िया, सही है। अब उसके बाद एक चीज आपको बोली इन्होंने, क्या बोली कि भैया ये जो इक्वेशन है ना इसके रूट्स निकालो आप, इसके रूट्स क्या 8 और 9 आ रहे होंगे, निकाल लिया होगा आपने, एक्स की दो वैल्यूज आ रही हैं 8 और 9, एक 8 आ रही है, एक 9 आ रही है। कहता है कि अरिथमेटिक सीक्वेंस में है ये वैल्यूज, ठीक है, अरिथमेटिक सीक्वेंस में है ये वैल्यूज। आप अगर देखोगे, समझोगे, ध्यान से समझना, तो एक तरफ वो बोल रहा है कि हमको क्या इस इक्वेशन के रूट से क्या मिलेगा, नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स, एक वैल्यू जो है 50 रुपीज वाले नोट्स है, ठीक है, और एक वैल्यू है डिफरेंस बिटवीन 10 रुपीज नोट एंड 20 रुपीज नोट्स। अब हमें बताया नहीं कौन से वाली वैल्यू है, तो दो केसेस बनेंगे, दो केसेस बनेंगे जी, बिल्कुल दो केसेस बनेंगे। हो सकता है कि ये नोट हो सकता है कि ये नोट हो। 50 रुपीज वाले या तो 8 नोट होंगे या 9 नोट होंगे, ठीक बात है। एक वैल्यू तो 50 रुपीज वाले नोट्स की है, और दूसरी वैल्यू क्या है, डिफरेंस बिटवीन 10 एंड 20 नोट्स, मतलब ये नोट्स इससे कितने ज्यादा हैं बेसिकली, ठीक है, ये नोट्स इससे कितने ज्यादा हैं बेसिकली, तो ये नोट इससे 9 ज्यादा होंगे, और ये नोट इससे, इस केस में क्या होगा, ये नोट इससे 8 ज्यादा होंगे, क्योंकि दूसरी वैल्यू इधर आएगी, सही बात है। अगर 9 का डिफरेंस है तो एपी है, तो हर जगह 9 9 का ही डिफरेंस होगा, तो ये नोट इससे 9 ज्यादा है, तो ये 17 होंगे, ये 17 से 9 ज्यादा, ये नोट कितने होंगे, 17 से 9 ज्यादा, ये नोट होंगे 26, सही बात है। अगर यहाँ पे 8 का डिफरेंस है तो इधर भी 8 का डिफरेंस होगा, तो ये नोट 17 होंगे, और ये 17 में 8 ज्यादा, यानी कि ये वाले नोट होंगे 25। बहुत बढ़िया। तो ये दो केसेस बनेंगे, या तो ये केस होगा या ये केस होगा, दो केसेस बन गए। आपको कहता है व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट इन द बॉक्स, मैक्सिमम कितना हो सकता है, अब जिसमें मैक्सिमम आ रहा है वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, दोनों केसेस में से जो मैक्सिमम होगा वो केस करेक्ट है और वो केस आपका आंसर है, ठीक है। मैक्सिमम किस में बनेगा आपका, यहाँ पे कितने बन गए भैया, 8 नोट 50 रुपए के, तो 400 रुपए बन गए, 17 नोट 20 रुपए के, 340 रुपए बन गए, और ये 260 रुपए बन गए, तो ये टोटल कितने हो गए, 600 और 400 1000 रुपए हो गए पहले केस में।
दूसरे केस में 9 नोट 50-50 रुपए के 450 रुपए हो गए, 17 नोट 20 रुपए के 340 रुपए हो गए, और 25 नोट्स होके 250 रुपए हो गए। तो इधर से कितने बने? इधर से बने 700, 300, 1040 रुपए हो गए। तो मैक्सिमम किस में बन रहा है? 1040 में। मतलब ये वाला केस हमारे केस के हिसाब से श्योर है, करेक्ट है आंसर, सी ऑप्शन। बोलो बाबा, मजा आया? फील आ रहा है कंटेंट में? फील आ रहा है? सर खुद से नहीं बन रहे, अभी नहीं बनेंगे यार, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, खुद से नहीं बनेंगे। एक बार मैं दोबारा बताता हूँ आपको ये क्वेश्चंस क्या है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कैसे, इसमें एक वर्ड का इस्तेमाल किया गया, एक केस का इस्तेमाल किया गया जिसको एपी बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है कि अगर पहली टर्म हमारी ए है तो दूसरी ए प्लस डी होगी, मतलब इससे डी ज्यादा होगी। उससे अगली टर्म इससे डी ज्यादा होगी, मतलब ए प्लस टू डी होगी। उससे अगली टर्म इससे डी ज्यादा होगी, यानी कि ए प्लस थ्री डी होगी। ऐसे चलता जाएगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि ये टर्म इससे डी कम होगी, यानी कि ए माइनस थ्री डी होगी, ए माइनस डी होगी। ये और डी कम हो जाएगी, ये ए माइनस टू डी हो जाएगी। ये आगे और डी कम हो जाएगी, ये ए माइनस थ्री डी हो जाएगी। ठीक बात है, ऐसे घटता जाएगा। इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक मतलब है कि डिफरेंस सेम रहेगा। ठीक है, डिफरेंस सेम रहेगा, डिफरेंस या तो जुड़ता जाएगा या घटता जाएगा, और सेम ही जुड़ेगा सेम ही घटेगा। इसने बोला असेंडिंग, असेंडिंग का मतलब होता है इंक्रीजिंग, बढ़ते क्रम में, तो मतलब बढ़ता जाएगा, ऐड होगा, हर बार डिफरेंस सेम होगा और ऐड होगा। ठीक है, इस इक्वेशन के रूट्स निकाले 8 और 9 निकले। ठीक है, तो कहता है एक वैल्यू, कहता है कि जो ये इक्वेशन से रूट्स मिलेंगे ना, उसमें से एक वैल्यू तो 50 रुपए के नोटों की है और एक वैल्यू 10 रुपए और 20 रुपए के नोटों के डिफरेंस की है। ठीक है, तो या तो 8 होगी 50 के नोटों की वैल्यू, या होगी 9 50 के नोटों की वैल्यू। अगर 50 के नोटों की वैल्यू 8 है तो 20 और 10 के नोटों का डिफरेंस 9 आएगा, और अगर 50 के नोटों की वैल्यू 9 है तो 20 और 10 के नोटों का डिफरेंस 8 आएगा। यही दो केसेस बन सकते हैं। अगर यहाँ डिफरेंस 9 का है तो यहाँ भी डिफरेंस 9 का होगा, तो 8 प्लस 9 17, 17 प्लस 9 26। अगर यहाँ डिफरेंस 8 का है तो यहाँ भी डिफरेंस 8 का होगा, 9 प्लस 8 17, 17 प्लस 8 25। भाई 8 नोट 50 के 400 रुपए हो गए, 17 नोट 20 के 340 हो गए, 26 नोट 10 के 260 हो गए, 9 नोट 50 के 450 हो गए, 17 नोट 20 के 340 हो गए, 25 नोट 10 के 250 हो गए, तो 1040 रुपए मैक्सिमम इधर बन रहे हैं। हमें मैक्सिमम चाहिए, इसने बोला है मैक्सिमम कितने बनेंगे, तो मैक्सिमम बनेंगे 1040। सवाल बेहतरीन, एक बार रिवाइज जरूर कीजिएगा। अगला सवाल फटाफट से, कहते हैं एक स्टूडेंट ने ब्रेक किया पेंसिल को कुछ इस तरीके से कि लार्जर पार्ट और स्मॉलर पार्ट ए टू बी की रेशियो में है, विच इज सेम एज द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द पेंसिल टू द लार्जेस्ट part of the pencil. Find the ratio of the other part to the length of pencil. निकालो फटाफट, मस्त क्वेश्चन, जल्दी निकालना। थोड़े समय की कमी के हिसाब से मैं ही करा रहा हूँ, सुनो ध्यान से। स्टूडेंट ने पेंसिल को ब्रेक किया तो रेशियो क्या आई, ए टू बी। तो अगर मैं पूरी लेंथ ऑफ द पेंसिल पूछूं तो ए प्लस बी आ जाएगी। ठीक बात है, तो कहता है ये जो रेशियो आई ना, ये वही है जो ओरिजिनल लेंथ यानी कि ए प्लस बी और लार्जर पार्ट मतलब ए की रेशियो के बराबर है। कहता है ये वैल्यूज बराबर है। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये मिल जाएगा आपको, सही है। और अपने को यहाँ पे चाहिए अदर पार्ट ऑफ द लेंथ, फाइंड द रेशियो ऑफ द अदर पार्ट यानी कि स्मॉलर पार्ट ऑफ द एंड टू द लेंथ ऑफ पेंसिल, मतलब ए प्लस बी की वैल्यू चाहिए, बी की और ए प्लस बी की वैल्यू चाहिए। मतलब अपने को रेशियो चाहिए बी की और ए प्लस बी की। ठीक है, रेशियो चाहिए बी की और ए प्लस बी की चाहिए। सो ये इसने आपको बताया कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से आप चाहें तो बी कॉमन निकाल लें तो ए प्लस बी आ जाएगी वैल्यू, और इधर से ए स्क्वायर है। तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको, बेसिकली इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप पता क्या कर सकते हैं, वन प्लस रूट फाइव। इसको करने के ना दो से तीन तरीके हैं, मैं देख रहा हूँ सिंपल सा तरीका ही आपको बताया जाए। इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, बढ़िया, रुको मैं क्या बताता हूँ आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, पुट करके तो फिर कॉम्प्लिकेट होगा ज्यादा। अब इसको अब मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। बट प्रॉब्लम है मेरे पास ए बाई बी का तो केस है, ए बाई बी तो मुझे पता है क्या होता है, तो एक काम करूं, बी स्क्वायर से डिवाइड कर दूं इस पूरी इक्वेशन को, ताकि ए बाई बी मुझे मिल जाए। बी स्क्वायर से डिवाइड करने का क्या फायदा होगा, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बन जाएगा, और बी स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा तो इधर ए बाई बी बन जाएगा और ये खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, तो बी स्क्वायर से मैंने डिवाइड भी कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कर दिया इसको, इस पूरी इक्वेशन को बी स्क्वायर से डिवाइड भी कर दिया। तो ये बन गया ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस ए बाई बी माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, ये बन गया। और ए बाई बी को आप क्या कर दो, एक्स पुट कर दो, तो ये क्या बन गया,
बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल्स टू 0, ये बन गया माइनस एक्स माइनस वन। अब इसके नॉर्मली रूट्स तो नहीं आएंगे, दिख रहे होंगे आपको, इसको वो वाले रूट्स बनाने पड़ेंगे। अब या तो बी स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा या ये इक्वल टू 0 होगा, दो पॉसिबिलिटी है। तो भैया ऐसा है, आपको इसको 0 रखना पड़ेगा क्योंकि बी स्क्वायर तो 0 हो नहीं सकता, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन 0 के बराबर है। इधर से देखोगे ना तो इसको ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से इक्वेट करोगे ना तो आपको मिलेगी ए की वैल्यू तो आ रही है, ए की वैल्यू आ रही है 1, बी की वैल्यू आ रही है -1, सी की वैल्यू आ रही है -1। सो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, यहाँ पे वो लगाना पड़ेगा क्योंकि उसी से आएगा, क्योंकि रूट में आ रहे हैं, दिख रहा है, ठीक है। तो माइनस बी -1 का माइनस टाइम करूंगा तो 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 1 इंटू 1 -4, तो ये आ गया √5 ओवर 2a, मतलब 2 आ गया। तो एक तो वैल्यू आएगी 1 प्लस √5/2 और एक वैल्यू आएगी 1 माइनस √5/2, ठीक है। ये वैल्यूज आ गई आपके पास a बाय b की, a बाय b की वैल्यूज आ गई आपके पास, ठीक है। अब इसमें से अगर आप देखेंगे तो एक एलिमिनेट करनी पड़ेगी, दोनों तो नहीं हो सकती। 1 माइनस √5/2 नहीं हो सकती, नहीं हो सकती क्योंकि नेगेटिव आ जाएगी ना, √5 जो होता है वो 1 से बड़ा होता है, तो ऊपर नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती, तो बच गई 1 प्लस a बाय b, x की वैल्यू मतलब a बाय b की वैल्यू आ गई 1 प्लस √5/2, ठीक है। तो अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए अदर पार्ट टू द लेंथ ऑफ पेंसिल, अदर पार्ट टू द लेंथ ऑफ पेंसिल, मतलब b बाय a प्लस b एक तरीके से हो गया, b बाय a प्लस b। तो b को रख दिया मैंने 2 और a प्लस b को मैंने क्या रख दिया 2 प्लस 1 यानी कि 3 प्लस √5। तो 2:2, वाह भाई वाह, मजेदार क्वेश्चन, बी ऑप्शन आंसर आ गया, मजेदार क्वेश्चन था, बी ऑप्शन इज आंसर। मजेदार सवाल था सर, बाउंस जा रहा है, हाँ वो माइनस बी प्लस माइनस वाला लगाया नहीं ना आपने कभी, इसलिए। एक बार दोबारा बताता हूँ, जो घूम गए हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा टेढ़ा था ये वाला, मैं सबसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि ये हो जाएगा, क्योंकि इक्वेशन वाला ये वाला काम ना, ये थोड़ा अलजेब्रिक वाला काम हो गया, ये अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन कहते हैं इसको हम, ये यूजुअली हम नहीं करते होते, ये मैंने जानबूझ के इस टाइप के क्वेश्चंस डलवाए हैं ताकि थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो आपको पता लगा, देखो a बाय बी a प्लस बी बाय ए के बराबर है, पहली लाइन में ये लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो इसको सिंप्लीफाई किया तो कुछ ऐसा बन गया, कुछ ऐसा बन गया। अब इसको मैंने पता क्या किया, मुझे a बाय बी के फॉर्मेट में चाहिए था, क्योंकि a बाय बी अगर आ गया ना मेरे पास तो जो मर्जी पूछ लो, तो इसलिए a बाय बी बनाना था ना, तो मैंने इसको बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, इसको बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, इसको भी बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, इसको भी बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। चाहो तो ये बी स्क्वायर ना ही लो आप, ठीक है, क्योंकि इसको बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, इसको भी बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, इसको भी बी स्क्वायर से कर दो और इसको भी बी स्क्वायर से कर दो, तो ये बन गया a स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस a बाय बी माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो a स्क्वायर बाय बी स्क्वायर को मैंने लिख दिया x, तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसके रूट्स माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a से मैंने निकाल दिए, ये दो रूट्स आ गए इसके, एक ये वाला एक ये वाला। बीच में माइनस वाला मैं ले नहीं सकता क्योंकि √5 जो होता है 1 से बड़ा होता है, तो 1 माइनस 1 से बड़ा, तो ये नेगेटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे नहीं हो सकती, रेशो निकालनी है, a बाय b की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। तो a बाय b की वैल्यू ये आ गई, a बाय b की वैल्यू अगर आ गई ये, तो a की वैल्यू मान ली मैंने 1 प्लस √5 और b की वैल्यू मान ली मैंने 2। तो b की वैल्यू को मैंने 2 लिखा क्योंकि अदर पार्ट मतलब स्मॉलर पार्ट की बात कर रहा है वो, तो b की वैल्यू 2 लिखी और a प्लस b क्या आ जाएगा 1 प्लस √5 प्लस 2 यानी कि 3 प्लस √5, तो 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस √5 यानी कि बी ऑप्शन इज द आंसर, ठीक है। ऐसे करना था। एक और क्वेश्चन कर लो भैया फटाफट, मौका है, दस्तूर है, ठीक है। कह रहा 2500 रुपए डिवाइड कर दिया हमने 80 बच्चों में, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज एक्स, टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय बॉय एंड, ये घर से कर लेना, सिंपल सा क्वेश्चन है, आज बहुत करा दिया ऐसे क्वेश्चन। एक्स को मत देखना शुरू में, एक्स को मत देखना शुरू में, बाद में निकालना है एक्स का, आसानी से हो जाएगा, आसान सवाल है। ये कह रहा है कि 6000 रुपए डिवाइड कर दिए एक्स माइनस जेड में, एक्स वाई जेड में, इस रेशियो में इंस्टीड ऑफ इस रेशियो में, और इसकी वजह से एक्स को लॉस हो गया, एक्स को लॉस हो गया 250 रुपए का और वाई को गेन हो गया 500 रुपए का। बहुत आसान सवाल है ये भी, मैं बताता हूँ कैसे। देखो 6000 रुपए थे, पहले भी 6000 रुपए बांटे जाने थे, बाद में भी 6000 रुपए बांटे जाने थे, 6000 रुपए बांटे तो 6000 रुपए जाने हैं, तो 978 की रेशियो में जब आप 6000 रुपए बांटोगे तो कितने कितने हिस्से में आएंगे सबके, 24, 24 पार्ट्स हैं, 9 प्लस 7 प्लस 8 है 24 पार्ट्स, 24 यूनिट की वैल्यू है 6000, तो एक यूनिट की वैल्यू होगी 250, तो 250 का 9 गुना हो गया 2250, 250 का 7 गुना हो गया 1750, 250 का 8 गुना हो गया 2000। सो ये बता रहा है पी क्यू आर का, एक्स वाई जेड का, सॉरी, तो एक्स वाई जेड को इतने इतने मिले, बांटे गए इतने, बांटे जाने थे इतने, इसकी वजह से कहता है एक्स को लॉस हो गया 250 का, ठीक है। तो एक्स को लॉस हो गया 250 का, मतलब एक्स को मिले हैं जिससे 250 कम यानी कि 2000 मिले हैं। कहता है वाई को फायदा हो गया 500 का, वाई को फायदा हो गया 500 का, मतलब वाई को 2500 मिले हैं। तो 2000 और 2500 ये आ रहा है आपके सामने, और 6000 में से 2000 और 2500 यानी कि 4500 गया तो 1500 बच गया।
तो 500 से काटोगे तो रेशो आ जाएगी 4, 3 और 5 की। 4, 3 और 5 की रेशो आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। तो बच्चे ए की वैल्यू, सॉरी उल्टा लिख दिया ना मैंने, तभी गड़बड़ हो गई है सारी की सारी। 2000। तो कहता है वो, ध्यान से सुनना, कहता है कि इसको 250 का नुकसान हो गया एक्स को, वाई को गेन हो गया 500 का, वाई को गेन हो गया 500 का, यानी कि 2250 का हो गया वैल्यू यहाँ पे। ठीक है, तो ये 4250 आ गई, बाकी बच गई 1750। ठीक है, तो अगर आप 250 से काटोगे तो 8 आएगी वैल्यू, 9 आएगी वैल्यू और 7 आएगी वैल्यू, 897 की रेशो आ गई, जिसको अगर आप a+1 a-1 से सॉल्व करोगे ना तो आपको a की वैल्यू 8 मिल जाएगी। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन बना दिया, नॉर्मल क्वेश्चन से ही कितना अच्छा टाइप बन गया, कितना अच्छा इंटरेस्टिंग टाइप बन गया ये वाला। नॉर्मल क्वेश्चन ही है ये, पहले किया था हमने सॉल्व ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमने फर्स्ट या सेकंड क्लास में सॉल्व किया था। तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन बन गया ये, उस सिंपल से कॉन्सेप्ट से वेरिएबल डाल के। बट हमने इससे क्या सीखा, वेरिएबल से शुरू नहीं करते होते, वेरिएबल पे खत्म करते होते हैं। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेना, बहुत अच्छे अच्छे टाइप्स हैं ये सारे के सारे जो आज हमने डिस्कस किए। आप ऐसे सीखते रहो, और अगर हमें टाइम मिला तो और प्रैक्टिस के लिए हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी डाल देंगे। ठीक है, सेशन अभी हम यहीं पे एंड करते हैं बच्चे। आपने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छे से सीखे, आपने सीखा कि कैसे कैसे बैलेंस करना है। अभी रेशो पूरा खत्म नहीं हुआ, मिक्सचर्स की पहली क्लास में भी ना हम बहुत कुछ रेशो डिस्कस करेंगे, बहुत कुछ डिस्कस करेंगे जो रेशो में होगा। ठीक है, मिक्सचर्स की फर्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़िए, एंजॉय कीजिए, और जो आपकी रेशो की अभी रेशो हम मिक्सचर्स में पढ़ेंगे, मिक्सचर्स में रेशो कैसे हेल्प करता है, फिर एलिगेशन भी पढ़ेंगे, एलिगेशन एवरेज का अप्रोच सीखेंगे, बहुत कुछ करेंगे अभी हम। ठीक है, तो आप बस क्लास रिवाइज कीजिए। अब आपको होमवर्क मैं देना शुरू करूंगा। एक जीरो नाम से आप टेलीग्राम चैनल आपका जो है ना @TG149, @TG149 जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम ऐप के अंदर जाओ और सर्च करो @TG149, टेलीग्राम में ऊपर लिखो @TG149। लगभग 97,000, 1 लाख के आसपास बच्चे हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये बच्चे यहाँ पे आप ज्वाइन करोगे ना तो आपको एक पिन की गई फाइल मिलेगी जिसका नाम होगा जीरो बुकलेट, पिन की हुई है ऊपर फाइल, उस पर क्लिक करके उसको खोलना, उसमें से परसेंटेज और रेशो खत्म करो, ये आपका होमवर्क है। जो क्वेश्चन सॉल्व ना हो उनको थोड़ी देर बाद दोबारा सॉल्व करो, और मजा आएगा और आनंद की प्राप्ति होगी। ठीक है, चलिए बाय बाय, गॉड ब्लेस यू बच्चे, टेक केयर।